इस बार तो पक्का हैक किया ना आप लोगों ने महाराष्ट्र में ईवीएम इतना सीट के साथ। झारखंड में क्या हुआ? हाँ? झारखंड में क्या हुआ? तो आप ये तो स्ट्रैटेजी है ना। अच्छा। कि आप ऐसे छोटी जगह पे नहीं करते हो। 2004 में ईवीएम पे चुनाव हुए थे, कौन जीता था चुनाव? अगर यूक्रेन और रशिया की वॉर रुकवा सकते हैं और वहाँ के राष्ट्रपति से मिल सकते हैं तो मणिपुर भी विजिट हो सकता है प्राइम मिनिस्टर का। तो आप ये बोल रहे हो कि जाति के आधार पर नहीं बांटना चाहिए, धर्म के आधार पर बांटेंगे तो चलेगा। किसी भी आधार पे बांटना नहीं चाहिए। एक समय हुआ करता था जब सोनिया गांधी जी से एक बहुत बड़े पत्रकार ये पूछा करते थे कि मैडम आपकी साड़ी का कलर कौन सा है। ये होती थी पत्रकारिता। कौन से थे पत्रकार? अबे है, छोड़िए, क्या करना आपको चीजें। अगर असदुद्दीन ओवैसी जो सुप्रीम कोर्ट के प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के जजमेंट के बाद भी ये कहें कि मेरी मस्जिद मेरे पास ही रही, मेरी मस्जिद मुझसे छीन ली गई, और कोई इस पे ये नहीं कहता कि असदुद्दीन ओवैसी हिंदू मुसलमान करे, तो उनका ऑफिशियल स्टैंड एज अ पार्टी। जो भी भारत के खिलाफ दुनिया के किसी भी कोने में साजिश रच रहा है और वो सोच रहा है कि वो सेफ है, वो बिल्कुल सेफ है। एक है तो सेफ है, उन पर नहीं लागू होता है। हेलो फ्रेंड्स, टीआरपी के आज के एपिसोड में हमारे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन प्रदीप भंडारी हैं। और थोड़े टाइम पहले तक ये जर्नलिस्ट थे, फिर इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, एक पार्टी के प्रवक्ता बन गए। जब भी कोई व्यक्ति जर्नलिज्म छोड़कर पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है तो उससे बड़े तीखे सवाल पूछे जाते हैं, और आज ऐसे ही कुछ सवाल हम लोग इस पॉडकास्ट में प्रदीप भंडारी से पूछेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर बात करना जरूरी है। बीजेपी क्या सोचती है उन मुद्दों के बारे में, प्रदीप भंडारी एज ए नेशनल स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी क्या सोचते हैं उसके बारे में, आइए उनसे बात करते हैं। एपिसोड पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। सो प्लीज वेलकम प्रदीप भंडारी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। ऐसे इतना भी जोर से मैंने आपको ऐसा नहीं दिया था। जोर से झटका दिया था आपने। अच्छा। जर्नलिज्म से फट से अपने पार्टी के प्रवक्ता के पद पर जब एंट्री मारी तो लगा था वो, और फिर वो लगने के बाद ना एक जो कॉमन परसेप्शन होता है ना एक आम आदमी का कि भाई अब तक ये जर्नलिज्म कर रहे थे, अब एक पार्टी इन्होंने पकड़ ली, तो विश्वास नहीं है। क्योंकि जब जर्नलिस्ट होंगे तब अपना पार्टी के लिए एजेंडा भी चला रहे होंगे। पंकज पचौरी पे हुआ, आशुतोष जी जब आए आम आदमी पार्टी उन पे हुआ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो प्रदीप भंडारी पे भी हुआ। देखिए, ये बहुत लॉजिकल परसेप्शन है होना, और मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, दो चीज़ें कहना चाहता हूँ। पहले तो आपने बोला झट से नहीं हुआ था। मैंने एक 1.5 to 2 months का जो है एक फ़र्क दिया था बिटवीन स्विचिंग। अगर आप दुनिया भर में आप पॉलिटिक्स को कम देखेंगे, यूएस इलेक्शंस के अंदर भी अभी अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो प्रोफेशनल्स हु आर वेरी वेरी सक्सेसफुल इन देयर फील्ड्स, या जिनका एक प्रोफेशनल बेंट ऑफ माइंड था, दे एक्टिवली वॉइस देयर पॉलिटिकल ओपिनियन। वो खुल के सामने आए थे। एलॉन मस्क फॉर एग्जाम्पल, बिलियनर, अगर आप कहेंगे कि भाई एक बिजनेसमैन का काम होता है सिर्फ बिजनेस करना, पर उन्होंने एक्टिवली ट्रंप के लिए कैंपेन किया। विवेक रामास्वामी एक समय में बिलियनर, अपने वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, पॉलिटिक्स के अंदर आए। तो इस देश में या दुनिया में राजनीति एक सेवा का माध्यम होती है, और कोई भी प्रोफेशनल किसी भी फील्ड से, भले वो जर्नलिज्म हो, भले वो बिजनेस हो, भले वो पॉडकास्ट करता हो, भले कुछ भी करता हो, अगर वो अपनी फील्ड में सक्सेसफुल है और अच्छे उसके बाद पॉलिटिक्स में आता है, तो मेरे हिसाब से वो अपने एक्सपीरियंस का भी इस्तेमाल कर सकता है और देश को और कंट्रीब्यूट कर सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एजेंडा चलाना तब होता जैसे सुप्रिया श्रीने जी आज तक पत्रकारिता कर रही थी, एंकरिंग कर रही थी, और अगले दिन जाके उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया और अगले दिन से कांग्रेस पार्टी का कैंपेन करने लगे, और फिर जमानत तो उनकी जब्त हो गई थी। कांग्रेस पार्टी को वोट्स नहीं मिले थे। वो होता है एजेंडा चलाना। एजेंडा नहीं चलाना ये होता है जब आप जर्नलिज्म कर रहे हो, उसके बाद अगर आपने एक गैप दिया, भले वो 1 महीने का, 1 हफ्ते का, 15 दिन का, जब आप नहीं उस वक्त ऑन एयर हो, तब आप सोच विचार कर रहे हो, और उसके बाद आप जो है पॉलिटिक्स के अंदर आना चाहते हो। इट्स लाइक, मान लीजिए कि आप कल तक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इतनी दुनिया के लोग इंजीनियरिंग करते हैं, अब इंजीनियरिंग के बाद कोई व्यक्ति दूसरे प्रोफेशन में शिफ्ट होता है तो उस अंतराल में वो सोचता है। तो मेरे हिसाब से वो एक प्रोसेस था। पर हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर मानता हूँ कि जर्नलिज्म के अंदर भी मैंने अपने पूरे करियर में कभी भी एक फेक न्यूज़ नहीं चलाई, और हमेशा मैंने एक ओपिनियन रखी जो मेरे हिसाब से, जो मेरा ग्राउंड के ट्रैवल के हिसाब से नेशन के इंटरेस्ट में थी। अब मैं एक पॉलिटिकल ओपिनियन रखता हूँ, एक ऐसे लीडर के साथ काम करता हूँ, के लिए काम करता हूँ, और एक ऐसी पार्टी के लिए जिसमें मेरा पूर्ण विश्वास है, जो देश को आगे ले जाने की बात करती है और देश को आगे ले जा रही, जो पिछले 9 साल में जब मैं ग्राउंड पे ट्रैवल किया, जो मैंने देखा। तो आई कैन नॉट बी न्यूट्रल व्हेन आई एम सीइंग द रियलिटी। और रियलिटी जो मैंने पिछले 9 से 10 सालों में देश में चप्पा चप्पा घूम के देखी कि देश मोदी जी के लीडरशिप में आगे बढ़ा है, तो मैं काले चश्मे लगा के ये नहीं कह सकता कि नहीं बढ़ा है। अगर मैं ये कहता तो एजेंडा होता है। तो मेरे हिसाब से लॉजिकल क्वेश्चन है, पर जब मैं इसको फैक्ट्स के आधार पे देखता हूं
तो थोड़ा सा ये परसेप्शन सही नहीं होता। इनफैक्ट हम अगर जैसे जैसे आगे जाएंगे, जितने ज़्यादा प्रोफेशन से लोग आएँ उतना ज़्यादा पॉलिटिक्स के अक्रॉस स्ट्रीमलाइंस अच्छा है, क्योंकि सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स जब पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं वो एक स्ट्रीम कंट्रीब्यूट करते हैं। आपको अपने काम से भले कुछ भी हो, उसमें ईमानदारी रखनी चाहिए। ठीक है। सो आप मेरे को ये बताओ, मैं आपको प्रदीप भंडारी के हिसाब से क्वेश्चन पूछूं या बीजेपी स्पोक्स पर्सन के हिसाब से क्वेश्चन पूछूं? जो आपका दिल करता है। नहीं, क्वेश्चन वही रहेगा। आप आंसर कैसे करोगे ये बताओ, क्वेश्चन नहीं दोनों में बदल कोई रहा है। फर्क नहीं है। दोनों में फर्क नहीं है। आप ऐसे करिए जिससे आपको टीआरपी मिले द रौनक पॉडकास्ट पे। नहीं, मेरे बहुत चैनल्स हैं। मैं कभी क्रिकेट एंथुसियास्ट की तरह बात करता हूँ, कभी मैं पॉलिटिकल सटायर करता हूँ। तो आप जो दोनों आपका एक दिल है? करे। दोनों नहीं, एक है। दोनों एक हैं। दोनों एक है। तो ठीक है, यही मैं पूछा था। सो मैं मणिपुर पे क्वेश्चन पूछूंगा, और वो क्वेश्चन आपको अपोजिशन भी पूछ रहा है, देश भी पूछ रहा है कि पिछले अप्रैल में वहाँ पे वायलेंस शुरू हुई, अब तक थमने का नाम नहीं ले रही है। सिचुएशन ऐसी पहुँच गई है कि आपस में ही लड़ाइयाँ हो रही हैं, वहाँ के नेताओं के घरों पे लोग हमले कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार के बारे में भारतीय जनता पार्टी इतना बोलती है, वहाँ पर सरकार है भी। आप ये मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे हो, सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे हो मणिपुर? देखिए, इसके लिए अगर आपको हिस्टोरिकली जाना होगा और अगर कोई भी डिस्पैशनेट इस पर एनालिसिस किया जाएगा, तो आप एक चीज़ ज़रूर देखेंगे कि मणिपुर के अंदर हिस्टोरिकली, इनफैक्ट नॉट जस्ट मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट में, और मैं इस पास्ट के अंदर कर्फ्यू एक नॉर्म था, और बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स जो थे वो नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग क्षेत्रों में प्रभावी थे। आप याद करिए 2010 और 11 का समय, कि जिस समय 100 से ज़्यादा दिन तक ब्लॉकेड मणिपुर के अंदर में था, और पेट्रोल और एलपीजी सबके दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। अभी में अगर आप नॉर्थ ईस्ट को लार्जली कंपेयर करेंगे, कि नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट रिडन आफ्सपा जहाँ हर दूसरी जगह पे लागू हुआ करती थी, आज लार्जली पीसफुल है। ये एक फैक्ट है जो कोई नहीं डिनाई कर सकता, और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर चरम सीमा पर पहुंचा है। अब मैं बात करना चाहता हूँ मणिपुर पे। देखिए, जितना मेरा शोध है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर जितना मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मणिपुर एक बहुत सीरियस नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है। कई एक्सपर्ट्स इसमें ये ज़रूर बताते हैं कि अब इट इज़ नो लॉन्गर अबाउट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि क्या इसमें कुछ ऐसी ताकतें इन्वॉल्व हैं जो उस रीजन का पीस और स्टेबिलिटी खराब करना चाहती है। कई एक्सपर्ट्स तो ये भी बात करते हैं, हमने देखा है कि लार्जर कुकी लैंड की भी बात हो रही है। तो ये इसमें ये नहीं है कि हमारे कितने एमएलए हैं, उनके कितने एमएलए हैं। लार्जर थिंग इज अबाउट कि वहाँ पे पीस आना चाहिए। मैं भी ये मानता हूँ, और हमारा भी ये पूर्ण रूप से विश्वास है कि पीस हैज़ टू बी अचीव्ड। अब इसके दो ऑप्शंस हैं। या तो आप जैसे कांग्रेस किया करती थी, आपको याद होगा जब जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा जी के समय की सरकारें हुआ करती थी, असम का एक हिस्सा जो है वो जाने वाला था। नेहरू जी का वो फेमस रेडियो भाषण है कि माई हार्ट गोज टू द पीपल ऑफ असम। आप एक तरीके से वो करिए, या आप सेंसिटिविटीज़ को रिस्पेक्ट करिए। तो वहाँ पे सेंसिटिविटीज़ को रिस्पेक्ट करा गया है। हैविंग सेड दैट, अगर आप जितना गृह मंत्री जी हैज़ इन द लास्ट 1.5 years टेकन स्टॉक ऑफ द सिचुएशन वेरी वेरी माइन्यूटली। इनफैक्ट अभी भी जो ये स्ट्राइक हुआ था, उसके बाद भी जितने भी इंटेलिजेंस ब्यूरो, अलग अलग जो सिक्योरिटी विंग है, उनके साथ में एक बैठक हुई है, और वहाँ पे एक स्पेशल डीजी को भी अपॉइंट किया गया, अनीश दयाल सिंह जी, हु हैज़ एन हिस्ट्री ऑफ एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन मणिपुर इन हिज आईपीएस डेज, जो ही इज़ लुकिंग आफ्टर इट। तो मेरे हिसाब से अब ये कोई 2 समाज के बीच में कुकी मैती डिफरेंस नहीं है। मेरे हिसाब से अब एक लार्जर नेशनल सिक्योरिटी सेंसिटिविटीज के हिसाब से इसको कंसर्न और देखने की बात है। तो मैं उम्मीद ये रखता हूं कि ये होगा, बट इट इज नॉट समथिंग विच कैन बी अचीव्ड इन वन डे। द क्रिटिसिज्म ऑफ ऑपोजिशन माइट बी लेजिटिमेट, बट आप याद करिए एक समय में कि किस तरीके से जब पी चिदम्बरम जी होम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो जो मिलिटेंट्स नहीं थे उनको उन्होंने मिलिटेंट्स घोषित कर दिया था। सबसे ज़्यादा इंसर्जेंट ग्रुप्स ने अगर हथियार छोड़े हैं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सरकार में छोड़े, अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट के अंदर। हैविंग सेड दैट, मेरे हिसाब से इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रोसेस, एंड वी विल अचीव पीस इन मणिपुर इन द टाइम टू कम। बट सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो इस मामले पर जो एक कॉमन कमेंट आता है एक इंसान का, वो ये कहता है कि बॉस, अगर यूक्रेन और रशिया की वॉर रुकवा सकते हैं और वहाँ के राष्ट्रपति से मिल सकते हैं, तो मणिपुर भी विजिट हो सकता है प्राइम मिनिस्टर का। तो प्राइम मिनिस्टर का मणिपुर नहीं जाने के, जाते हैं तो बहुत स्ट्रांग मैसेज होता है, नहीं जा रहे हैं तो उस पर बात हो रही है। तो पार्टी क्या सोचती है, आप क्या सोचते हो उस पर? देखिए, मनमोहन सिंह जी तो देश के जब प्रधानमंत्री थे तो हार्डली कभी नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाया करते थे। आदरणीय गृह मंत्री जी
जो इस पूरे के पूरे सिचुएशन को माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसको डे टू डे बेसिस के ऊपर दी होम मिनिस्ट्री इज कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट। प्राइम मिनिस्टर ने भी पार्लियामेंट में इस पे स्टेटमेंट दिया है कि भाई हम जो है इसको एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसके बारे में संज्ञान में सब इश्यूज को रखा हुआ है। मैं जितना समझता हूँ, मेरे हिसाब से अभी जब ये लॉन्ग स्टैंडिंग पीस अचीव होगा और वो एक मैटर ऑफ प्रोसेस है, तब जो आप कह रहे हैं शायद से दैट माइट बी पॉसिबल। हो सकता है कि वहाँ पे कुछ इंटेलिजेंस इनपुट हो जो ना मेरे पास वो फैक्ट्स, नाइदर एम आई अवेयर ऑफ दोज फैक्ट्स, नाइदर द लार्जर पब्लिक इज अवेयर ऑफ दोज फैक्ट्स, जिसके तहत जो आप कह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं हुआ है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार ने कांग्रेस जैसे मणिपुर को जो है हाशिए पे छोड़ दिया है, नॉर्थ ईस्ट को हाशिए पे छोड़ दिया है। जितना नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य इस वक्त भारत से इंटीग्रेट हुआ है, कांग्रेस के समय में बिल्कुल इंटीग्रेट नहीं हुआ करता था, और नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों ने हमें समर्थन देकर भी वो कहा है। तो मुझे लगता है कि जो आपने कहा है कि ये लोगों के मन में भी सवाल है, परंतु मैं आपको इस बात पे आश्वस्त जरूर करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के लिए कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा राजनीतिक प्लस और माइनस का मुद्दा नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा होता है जिसमें एक परमानेंट सोल्यूशन लाया जाए। अभी जो ट्रस्ट डेफिसिट है वहाँ पे, उस ट्रस्ट डेफिसिट को ट्रस्ट सरप्लस में कन्वर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, धारा 370 के बाद कश्मीर पे अभी आते हैं। उसके बाद ऐसी बात होने लगी थी कि कश्मीरी पंडितों को वहाँ बसाया भी जाएगा। बसाने का तो छोड़िए, वहाँ पर जो मजदूर आ रहे हैं उनकी भी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर पिछले कई दिनों में हमने कई ऐसी घटनाएं देखी जहाँ कितने सारे लोग मारे गए। लंबी लिस्ट है, वो मेरे पास है भी यहाँ पर। कश्मीरी हिंदुओं, सिखों और बिहार से गए मजदूरों पर हमले हुए। उमर अब्दुल्ला की सरकार महीना भर पहले आई, 5 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ था। आतंकियों का खौफ अभी भी वहाँ पर है। तो अभी वहाँ पर क्या होगा जिससे कि ये खौफ एटलीस्ट इन लोगों से जाए? अब ये मत आप बोलना कि टूरिस्ट जा रहे हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है, ये ठीक है मतलब, बट फिर भी हमले हो रहे हैं लोगों को वहाँ पर। एक आम कश्मीरी पंडित वहाँ जाकर अभी भी रह नहीं सकता। आदित्य राज कौल वहीं बैठे थे जहाँ आप बैठे हैं, उन्होंने कहा कि मैं अभी भी नहीं जा सकता वहाँ पर विदाउट सिक्योरिटी। खैर वो एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है इसलिए नहीं जा सकते, बट वो कह रहे हैं कोई भी कश्मीरी पंडित वहाँ जाकर अभी भी नहीं रह सकता, थ्रेट है उसको। देखिए, ये देश का हर व्यक्ति आज एक्नॉलेज करेगा कि धारा 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पाकिस्तान का झंडा लाल चौक पे फहराया जाता था, आज देश का तिरंगा लाल चौक पर फहराया जाता है। पहली बार देश के संविधान पर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने शपथ ली है। डेटा और फैक्ट्स के हिसाब से पहले पत्थरबाजी जो है 1 साल में 2000 से ज़्यादा घटनाएं हुआ करती थी, आज नियर टू नेग्लिजिबल है। आतंकी घटनाओं की अगर मैं बात करूं तो डेटा ये सजेस्ट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेम कांस्टेंट है, कि 67% से ओवरऑल आतंकी घटनाएं कम हुई हैं। टेरर क्या जीरो हुआ है? एब्सोल्युटली नॉट। बट क्या टेरर पिछली बार से, पिछले 10 सालों के पहले जो टेरर की स्थिति हुआ करती थी, क्या वो बहुत कम हो गई है? बिल्कुल हाँ। क्या जीरो है? नहीं। क्या उस तरफ जाया जा रहा है? एब्सोल्युटली यस। अब जो आपने मजदूरों के ऊपर अटैक की बात करी, एक ये नया आउटफिट आया है टेरर का जिसका नाम है TRF, जो एक कहते हैं लोन वुल्फ अटैक करने पे विश्वास रखता है, विच इज टारगेटेड अटैक, जिससे एक मास फियर जो है वो स्प्रेड हो सके। मुझे ये लगता है, और जितना मेरी समझ ये कहती है, कि जो पहले टेरर वाइड स्प्रेड जम्मू कश्मीर वैली के अंदर हुआ करता था, वो एक कॉन्सेंट्रेटेड हुआ है। पर्टिकुलरली वैली के अंदर अगर आप देखेंगे, टेरर इन्फ्लिक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कम हो चुके हैं। इनफैक्ट इस बार के इलेक्शन के अंदर शोपियान जैसी एरियाज जहाँ पे वोटिंग में ब्लैकआउट और कह दिया जाता था कि भाई वोट नहीं डलेगा, वहाँ भी बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। तो ये हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव है। इससे बौखलाकर आतंकी जो है वो अब कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज के अंदर टारगेटेड हमले, लोन वुल्फ अटैक करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जवाब दे रही है। मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर जो आपकी भी कंसर्न है कि भाई व्हेन विल टेरर बी जीरो, दैट ऑल्सो विल बी अचीव्ड। But what even Aditya Raj Kaul and every other journalist will acknowledge that the situation today is much, much better than what it was in 2012 and 13.
आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद में रौनक जी ये चीज़ तो है कि टेरर को लेजिटिमाइज नहीं किया गया है और सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स को लेजिटिमाइज नहीं किया गया है, जो एक बहुत बड़ा बदलाव है। और टेरर की स्वीकृति भी समाज के अंदर नहीं है, जो भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। कुछ नेताओं को वहाँ लगता था कि भाई हम आतंकियों को सॉफ्ट सपोर्ट देकर अपनी राजनीति चमका सकते हैं, वो भी अब खत्म हो चुका है। तो मेरा मानना यह है कि जीरो टेरर वी विल अचीव इन सम टाइम टू कम। जैसे नक्सलिज्म की अब बात करिए, जैसे हमारी सरकार का टारगेट है 25-26 तक जीरो नक्सलिज्म अचीव करना, एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट। पर इसका ये मतलब नहीं कि व्हेन यू आर इन अ काउंटर वॉर विथ योर एनिमी, द एनिमी विल नॉट स्ट्राइक, द एनिमी इज बाउंड टू स्ट्राइक, बट you have to strike harder and remove the enemy. That is how any counter intelligence or any war or warfare का रूल जो रहता है, या टेरर का भी उस पर रूल रहता है, ये मैं कहूँगा। बिकॉज पाकिस्तान इज अ परमानेंट एनिमी। उसका जो जन्म ही हुआ है वो भारत विरोधी विचार पे हुआ है। अब उसमें ट्रैक 2 करो, ट्रैक 3 करो, पर जिस मुल्क का जन्म आपके खिलाफ हुआ है वो कभी आपका दोस्त नहीं हो सकता। वो टेम्पररी एक अरेंजमेंट में रह सकता है, पर जब टेरर ही उसकी स्टेट पॉलिसी है तो आपको उस पर बेवयर रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा। तो यस, इट्स अ कांस्टेंट चैलेंज, बट मेरे हिसाब से हमारी सिक्योरिटी एजेंसी और सरकार की कोई भी डिस्पैशनेट, अब किसी भी आर्मी जनरल जम्मू कश्मीर के फॉलोअर से बात करिए, वो एक्नॉलेज करेगा कि अब कॉन्सेंट्रेटेड हो चुका है, ना कि वाइड स्प्रेड जम्मू कश्मीर के अंदर। प्रदीप भाई, गौतम अडानी को बचा रहे हैं क्या आप लोग? भारतीय जनता पार्टी गौतम अडानी को बचा रही है क्या? ऐसा इल्ज़ाम लगता है अक्सर आप लोगों पर, और अमेरिका में भी उन पर इल्ज़ाम लगा, हिंडनबर्ग की भी रिपोर्ट के बाद कई सवाल उठे। ऑपोजिशन का कहना है कि ऐसे हर इल्ज़ाम के बाद या तो आप लोग उनको बचाते हो, या फिर जो आरोप लग रहे हैं उनकी जांच करवाने में आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो, सीरियस नहीं हो। तो क्या बोलना है आपका इस पर? देखिए, अगर मैं सिर्फ तथ्यों की बात करूंगा रौनक जी, कि रॉबर्ट वाड्रा जी के साथ उनकी जो फोटोज़ हैं वो वायरल हैं। पहली बात तो जो भी एलिगेशंस हैं वो एक प्राइवेट कंपनी और किसी और के बीच में है, तो प्राइवेट कंपनी अपने आप को डिफेंड करेगी। पर मैं एक लार्जर प्रिंसिपल की बात करना चाहता हूँ। क्या इस देश के अंदर हम ये स्वीकारेंगे कि वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ बिना सबूत के कोई भी एजेंडा चलाए और उसको हम स्वीकारें? फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट नंबर 1। पर ये इतना ही सिंपल है क्या? नहीं, मैं आपको आ रहा हूँ ना, पॉइंट बाय पॉइंट आ रहा हूँ। क्या सेबी जांच नहीं कर रहा है? सेबी जांच कर रहा है। क्या वो इंडस्ट्रियल ग्रुप उस जांच के लिए ओपन नहीं है? वो इंडस्ट्रियल ग्रुप उस जांच के लिए ओपन है। कल ही स्टेटमेंट उस इंडस्ट्रियल ग्रुप के चेयरमैन द्वारा आया है कि बोले हम हर एक्यूजेशन, एलिगेशन, इंक्वायरी के लिए ओपन है। जगन मोहन रेड्डी जी ने कहा है कि जो ब्राइबरी के चार्जेस हैं वो झूठे हैं। शरद पवार जी ने कहा है कि ऐसी बात सही नहीं है। रेवंत रेड्डी जी उनके साथ में बिजनेस कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी उनके साथ बिजनेस कर चुके हैं, और वो देश के अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और अक्रॉस नेशनली वो काम कर रहे हैं। उस ग्रुप ने ये कहा है कि उनका इसमें नाम और इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले एसबीआई को टारगेट किया था, फिर एचएएल को टारगेट किया था, फिर रफाल को टारगेट किया था। जब वो सुप्रीम कोर्ट में सब मामला पहुंचता है, हिंडनबर्ग का मामला आप ले लीजिए, जिसमें पूरा कहा गया था कि इतना बड़ा स्कैम है, क्या रिजल्ट निकला? सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट बोली कि भाई शॉर्ट सेलर ने लोगों में स्टॉक मार्केट में कंफ्यूजन और पैनिक फैलाकर जो पैसा कमाया उसकी जांच होनी चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगी? एक भी जो कांग्रेस पार्टी ने अभी तक आरोप लगाए हैं, कौन सा आरोप जो है कोर्ट ऑफ द लॉ के अंदर स्टैंड कर पाया है? नॉट इवन वंस। तो ये एक पुरानी स्ट्रैटेजी होती है जो हिटलर फॉलो किया करते थे कि एक झूठ को 100 बार बोलो और वो झूठ जो है स्वीकारेगा। कांग्रेस पार्टी ये सब करके सरकार की मॉरल क्रेडिबिलिटी को कम नहीं कर सकती है। और बात रही जांच की, फैक्चुअली सेबी इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर लाइक एनी अदर मैटर, and Congress party is open to go to the court. And point number 2, that respected businessman is working across states. और जो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप कह रहे हो जो चार्जेस हैं, उसमें तो कांग्रेस रूल स्टेट्स भी हैं। तो ये कांग्रेस बोल रही है या सिर्फ राहुल गांधी बोल रहे हैं? मेरे हिसाब से राहुल गांधी की कोटरी कांग्रेस में बोल रही है। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस के अंदर भी कुछ नेता हैं जिनको सूझबूझ है, जो समझते हैं कि भाई कोई भी आरोप लगाओ तो तथ्यों के आधार पर आरोप लगाओ। आपने रफाल का पहले मुद्दा उठाने की कोशिश करी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई चोरी नहीं हुई। आपने एचएएल बोला कि नुकसान में मोदी सरकार के अंदर, एचएएल रिकॉर्ड प्रॉफिट के अंदर है। फिर आपने बोला कि भाई हिंडनबर्ग बहुत बड़ा स्कैम है। हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट को आपने कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करी, जिस स्टॉक मार्केट के अंदर से राहुल गांधी भी खुद पैसा कमा रहे हैं। फिर जाके निकला कि हिंडनबर्ग में कुछ नहीं है। तो सवाल तो कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए और जॉर्ज सोरोस से पूछना चाहिए कि इन सबकी कथनी सेम क्यों है? इज देयर अ लार्जर थिंग कि जो हिंदुस्तान इस वक्त टॉप 5 अर्थव्यवस्था में पहुंच चुका है, टॉप 3 में पहुंच रहा है, क्या इसके पीछे कोई कंसर्टेड एफर्ट है? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल
प्रॉफिट फ्रॉम कियोस। क्या कोई लोग प्रॉफिट करना चाहते हैं पॉलिटिकली कियोस से? क्या कोई लोग प्रॉफिट करना चाहते हैं इकोनॉमिकली कियोस से? सवाल देश की जनता का है, क्योंकि अभी देश में स्टेबिलिटी है और देश में स्टेबिलिटी के कारण स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज और देश की अर्थव्यवस्था को फायदा हो रहा है। और एक और चीज औनक जी कहूंगा, ये अगर आप टॉप 10 इस दुनिया की कंपनीज उठा के देखें, 10 में से 9, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनफैक्ट 10 आउट ऑफ 10 आर अमेरिकन्स। अमेरिका एक वर्ल्ड पावर कैसे बना? अमेरिका एक वर्ल्ड पावर ऐसे बना जब उसके लेजिटिमेट कंपनीज बड़ी होती गई, वो मार्केट्स में आगे, उन्होंने बड़े बड़े मार्केट्स कैप्चर किया, वेल्थ बढ़ी। ये देश में वेल्थ जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी उतना देश का भला होगा। हमको अपनी संस्कृति का ख्याल रखना है, हमें साथ में वेल्थ कितने ज्यादा इस देश में वेल्थ क्रिएटर्स हम क्रिएट कर सकते हैं उतना हमको आगे करना है। मेक इन इंडिया का भी मजाक उड़ाया गया था, आज आप मेक इन इंडिया के डेटा उठा लीजिए। स्टार्टअप इंडिया का भी मजाक उड़ाया गया था, आज 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। तो क्या हम इस देश में गरीबी हटाओ की तरफ बात करते थे, गरीबी हटी नहीं, क्या हम गरीबी को सेलिब्रेट करेंगे या गरीब को अमीर बनाने का प्रयास करेंगे? जो पैसा कमा रहा है उस पर अगर तथ्यात्मक रूप से आरोप है तो जरूर आरोप लगाइए, कार्रवाई करिए, इस रेगुलेटर का काम यही है, परंतु एजेंडा इस देश की इकोनॉमी के खिलाफ नहीं चलाना चाहिए, यह मेरा कहना है। तो आप बोले अडानी पे अगर इल्जाम लगता है, जांच हो रही है, तो भारत के इमेज को डेंट पड़ता है। इट्स नॉट अबाउट दैट, माय पॉइंट इज कांग्रेस पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हिंडनबर्ग के अंदर कांग्रेस ने सेम आरोप लगाए गए थे, उसके बाद स्टॉक मार्केट के अंदर कंफ्यूजन और क्योस पैदा करने का प्रयास किया गया था। नतीजा क्या निकला सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद? सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के नतीजा निकला कि इट वाज अ डैम स्क्विड। इस देश में 4 करोड़ केसेस ओवरऑल पेंडिंग है एज पर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाज लेटेस्ट स्टेटमेंट। तो सवाल ये उठता है कि कुछ लोगों को राइट टू एक्सेस ऑफ कोर्ट सबसे ज्यादा है, तो वो कोर्ट का समय बर्बाद करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने का प्रयास कर रहे हैं। वो सही है कि जो देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जा रहे हैं वो सही है। मैं कह रहा हूं किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट, किसी भी वेल्थ क्रिएटर ने अगर कुछ गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, उनका ये प्रॉब्लम ये भी है ना, और एलिगेशन है कि एजेंसीज तो आपके पास ही है, तो आप क्या जांच करोगे? पहली बात तो ये है कि ये भी आरोप गलत है, क्योंकि जब हिंडनबर्ग की जांच हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड जांच थी, तो उनको लगता है कि अगर एजेंसीज केंद्र सरकार के अंडर में है तो आप कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब की बात कर लो। पर ऐसा क्यों होता है कि हर आपका जो तथ्य होता है वो फॉल फ्लैट होता है? राहुल गांधी इज रिपीटिंग द सेम स्क्रिप्ट अगेन एंड अगेन। रफाल के वक्त क्या बोला गया था? रफाल के वक्त यही बोला गया था। रफाल की जांच किसने करी? मैटर किसके अधीन था? सुप्रीम कोर्ट के अधीन था। केंद्र सरकार ने थोड़ी जजमेंट सुना है, तो सुप्रीम कोर्ट आपके सामने, तो सुप्रीम कोर्ट, तो आप सुप्रीम कोर्ट की विजडम पे तो क्वेश्चन नहीं कर सकते ना। कल को आप बोलो कोर्ट भी खराब है, लोकतंत्र भी खराब है, ईवीएम भी खराब है, तो दिस इज एग्जैक्ट मॉडस ऑपरेंडी ऑफ स्प्रेडिंग एनार्की एंड chaos and profiting from it. That is my real issue. I don't care. It is not my purview कि कौन इंडस्ट्रियलिस्ट है, कौन वेल्थ क्रिएटर, दैट इज नॉट माई थिंग। मैं एक प्रिंसिपल में बिलीव करता हूं कि वेल्थ जितने ज्यादा लोगों में पहुंचे देश के लिए भला है। देश में जितने ज्यादा लोगों में पैसा आएगा, अमीर होंगे, उतना देश का भला होगा। देश की कंपनी जितनी ज्यादा बड़ी ग्लोबल बनेगी, देश को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और आज देश में ऐसी लीडरशिप है जो देश के फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वर्ल्ड बैंक से लेके IMF से लेके हर व्यक्ति कह रहा है। आपने अभी इस बात में ईवीएम का जिक्र किया, तो उससे ही क्वेश्चन ले लेते हैं। इस बार तो पक्का हैक किया ना आप लोगों ने महाराष्ट्र में ईवीएम, इतना सीट के साथ। झारखंड में क्या हुआ? हाँ, झारखंड में क्या हुआ? तो आप, ये तो स्ट्रैटेजी है ना। अच्छा, कि आप छोटी जगह पे नहीं करते हो। 2004 में ईवीएम पे चुनाव हुए थे, कौन जीता था चुनाव? केंद्र के चुनाव 2004 तभी आपके पास मेथड नहीं था ना हैक करने का। तो अच्छा, 2004 में, 2009 के अंदर क्या स्थिति हुई? फिर आके हम लोग 2024 के लोकसभा के अंदर आप लोग बड़ा राहुल गांधी को डबल डिजिट ऐसे सेलिब्रेट करी गई कि भैया एक फेलियर जो है, जो हार चुके हैं आप लोग, मतलब लटन्स की लॉबी। हाँ, आप लोग मतलब आम आदमी पार्टी के लोग, वो भी तो चीज इज देयर इसमें, आप में तो वो भी तो भ्रष्टाचारी आ जाते हैं। तो ऐसा सेलिब्रेट किया गया, वो भी उस चीज ईवीएम पे। आप लोग ने उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे जो थोड़ी बहुत समाजवादी पार्टी की सीट आ गई, तो ऐसे सब डांस करने लग गए जैसे मानी पूछ कोई, वो लोग जीत गए, कुछ लटन्स लॉबी के लोग, कुछ पत्रकार लोग। तो वही ईवीएम है, वही ईवीएम से तेलंगाना में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। MS गिल को आप जानते हैं? MS गिल इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनको MOS बनाया था, मंत्री और राज्यसभा बनाया था। उन्होंने ईवीएम पे बोला कि जो राजनीतिक दल हारता है वो ईवीएम को ब्लेम करता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पे कुछ समय पहले बोला कि व्हेन यू लूज ईवीएम यू ब्लेम द ईवीएम, व्हेन यू विन ईवीएम इज फाइन। ये मेरे वर्ड्स नहीं, सुप्रीम कोर्ट में 8 बार से ज्यादा ये मामला, इनफैक्ट 40 बार ओवरऑल इन टोटलिटी मामला कोर्ट में जा चुका है और 40 बार कोई प्रूफ नहीं हो पाया। इलेक्शन कमीशन ने बोला था सभी राजनीतिक दलों को आओ ईवीएम को हैक करो, कोई नहीं हैक कर पाए। सो आप ये बोल रहे हो कि ऑपोजिशन तो बोलेगा ही, लेकिन जिन पार्टियों के सपोर्टर्स हैं, जो सोशल मीडिया पे भी हैं, क्या वो इतने अंधे हैं उनके सपोर्ट में कि वो ये मान लेते हैं कि ईवीएम हैक हो जाते हैं? नहीं, एक एजेंडा तो आप कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पाते हो? हम कर रहे हैं, पर एक चीज समझो,
80 बार राहुल गांधी जी को रिलॉन्च करने के बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी उनको नेता नहीं देश की जनता के सामने प्रदर्शित कर पा रही है, जिसको जन नायक कहा जा रहा है, वो देश की जनता के सामने कोई नायक नहीं है, वो देश की जनता के सामने एक पॉलिटिकली इमेच्योर व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित होते हैं। दुनिया की राजनीति में किसी को 88 टाइम्स मौका नहीं मिला था करके। एक व्यक्ति एक पार्षद का चुनाव हार जाता है, दूसरी बार उसको टिकट नहीं तो मिलता। 88 करेक्ट नंबर है क्या? मतलब 88 जितना मेरी समझ कहती है, कुछ लोग 87 कहते हैं, इसमें कुछ क्या क्या 70 काउंट किया कहते आपने? हैं। 88 मौके मिले राहुल गांधी को, मतलब जितने कितने? चुनाव राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी हारी है जब से राहुल आए हैं, 88 इज द नंबर। जब से यानी 2000 नहीं, 14 के बाद से मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा 14 के बाद से जी। 24 तक में जी 88 चुनाव के करीब राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी हारी है। तो अब राहुल पे कांग्रेस पार्टी नहीं बोल सकती, खड़गे जी नहीं बोल सकते, तो कभी ईवीएम को ब्लेम करेंगे, कभी कोर्ट को ब्लेम करेंगे, कभी अपनी लोकल लीडरशिप को ब्लेम करेंगे। क्रोनोलॉजी समझा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि हम क्रोनोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। 2017 के अंदर जो है समाजवादी पार्टी जो है वो, उसके साथ कांग्रेस पार्टी ने अलायंस किया था। क्या रिजल्ट निकला? हारे। ठीक है, तब क्या बोला कांग्रेस पार्टी के अजय राय की स्टेटमेंट ने कि भाई समाजवादी पार्टी के अलायंस की वजह से हमारे 2014 के बाद में कांग्रेस पार्टी एक तरफा हारी, पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार वाली ए.के. एंटनी की रिपोर्ट को दबा दिया, क्योंकि ए.के. एंटनी की रिपोर्ट जो है एंटी हिंदू एजेंडा ऑफ द कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज कर रही थी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी की लीडरशिप को एक्सपोज कर रही थी। 2000 अभी का ले लीजिए, 24 का चुनाव कांग्रेस पार्टी हरियाणा का हारी। क्या बोला भाई? शैलजा और हुड्डा की लड़ाई के बीच में हारे। भाई ऊपर कौन है आपका? राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ही तो है, और कौन है? अभी प्रियंका वाड्रा को करके इतना बड़ा प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी थी। 403 सीट्स और 400 से ज्यादा कुछ, और 403 सीट्स के अंदर कांग्रेस पार्टी 90% सीट्स के अंदर जमानत जब्त हुई, सिर्फ 2 सीट जीती। तो एक देश का मीडिया वर्ग अपने निजी लाभ की वजह से, अपने निजी स्वार्थ की वजह से अगर एक परिवार को गद्दी में लाना चाहता है और देश की जनता नहीं उसको स्वीकार रही है, तो वो उनके बहाने हैं अटेंशन को शिफ्ट करने के लिए और ब्लेम को शिफ्ट करने के पर लिए। मीडिया खाली कांग्रेस को थोड़ी हेल्प कर रहा है, मीडिया तो बीजेपी को भी हेल्प कर रहा है। ये आपका परसेप्शन है। नहीं तो आप बोल रहे हो कांग्रेस को हेल्प कर रहा है, हेल्प कांग्रेस नहीं, बोल मैंने बोला कुछ मीडिया के लोग जिनका निजी हित, नहीं, उनका तो एक सीधा एलिगेशन है कि मीडिया तो हेल्प कर रहा है। मीडिया डिबेट ही उस चीज पे करता है जिसपे, देखिए अब मैं मीडिया ने झारखंड की बात नहीं की, मीडिया ने झारखंड की बहुत कम बात की, मीडिया ने महाराष्ट्र की बात की। बहुत इलॉजिकल बात, इस ये जो बच्चे लोग कहते हैं, ये आपका पॉडकास्ट का नाम है टीआरपी। मीडिया अल्टीमेटली कोई भी बिजनेस चैनल और मीडिया चैनल है, वो टीआरपी के हिसाब से चलता है। जो टीआरपी मेजर होती है, जो जनता देखती है, तो जो जनता ज़्यादा देखेगी मीडिया वो दिखाएगा। अब जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पसंद हैं और जनता को जो मुद्दे पसंद है उसमें आप कांग्रेस आप थोड़ी फोर्स कर सकते हो जनता को कि भाई राहुल गांधी को चाणक्य बोलो, चाणक्य बोलो, चाणक्य आर यू बोलो। सेइंग मीडिया टीआरपी के लिए दिखाती है या सच के लिए दिखाती है? नहीं, अल्टीमेटली मीडिया इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन इज ऑलवेज ट्रू, एंड इफ पब्लिक ओपिनियन फॉल, देन मीडिया जो है उसका दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। एक चीज बताइए रौनक जी, आज के डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेटाइज युग के अंदर कौन नैरेटिव को कंट्रोल कर सकता है? ये तो बचकाना एलिगेशन हो गया है। आज इतने टूल्स अवेलेबल हैं कि अगर आपको लगता है कोई आपको नहीं दिखा रहा, तो आपके पास इतने सारे टूल्स हैं कि आप अपने आप को दिखवा सकते हो, कर सकते हो। आज में 50 करोड़ से ज़्यादा इस देश में व्हाट्सएप है। आज इस देश के अंदर हर दूसरे व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन है। आज पूरा देश सोशल मीडिया के ऊपर है। इतने बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, अगर उनको लगता है कि कोई किसी प्रति बायस है, तो अपने हिसाब से सोशल मीडिया के थ्रू चला सकते हैं। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजिंग तो चैनलों को अगर आप उठा के डेटा देखिए, आम आदमी पार्टी देती है कहीं तो सवाल तो आम आदमी पार्टी से पूछना चाहिए। अभी भी दे रही है। आप देखिए जाके सबका डीपीआर उठा के, आम आदमी पार्टी पंजाब के उधर से कितना किसको क्या चीज़ आता है। तो ये सवाल तो ये उठता है। पर मैं उन लोगों में से नहीं मानता, मैं जर्नलिस्ट की क्रेडिबिलिटी में विश्वास रखता हूँ। जर्नलिस्ट एट द एंड ऑफ द डे इज डूइंग अ जॉब। आप भी अपना काम कर रहे हैं, आप लोग सब पत्रकार अपना काम कर रहे हैं। उनको जो चीज़ सही लगेगी वो सही करेंगे, जो गलत लगेगा गलत लगेगी। एटलीस्ट एक समय हुआ करता था जब सोनिया गांधी जी से एक बहुत बड़े पत्रकार ये पूछा करते थे कि मैडम आपकी साड़ी का कलर कौन सा है। ये होती थी पत्रकारिता। कौन से तो पत्रकार? अब है, छोड़िए, क्या करना आपको चीज़ें दें। कौन से हैं आप बताना जरा, मेरे को पता नहीं है। ठीक है, इलेक्शन की बात हुई है, मैं आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ प्रदीप भाई, कि कश्मीर में इंजीनियर राशिद और पंजाब में अमृतपाल जैसे अलगाववादी लोग जब इलेक्शन जीतते हैं, तो आप इसको कैसे देखते हो? क्या आप इसे डेमोक्रेसी की ताकत देखते हो या उसकी फॉल्ट लाइन देखते हो? हाउ डू यू सी दिस? देखिए, एक फॉल्ट लाइन भी है और ये डेमोक्रेसी की ताकत तो नहीं मैं कहूँगा, बट रियलिटी भी है। डेमोक्रेसी एक विल ऑफ द पीपल पे चलती है। अब दो है, अगर कोई व्यक्ति मेन स्ट्रीम के अंदर जुड़ना चाहता है और लेजिटिमेटली मेन स्ट्रीम के अंदर जुड़ना चाहता है, तो मुझे लगता है लोकतंत्र को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब किस हद तक एक्सेप्ट करना चाहिए, एक बहुत ही केस टू केस का बेसिस है। पर अगर किसी ने किसी व्यक्ति को जिताया है, तो हमारे देश का जो लोकतंत्र है, वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसको इज्जत देने का बात रखता है।
सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कई कानून बनाए कि भाई किसी को 2 साल से ज़्यादा की सज़ा के अंदर कन्विक्शन हो जाता है तो फिर द पर्सन अपने ऑफिस को छोड़ देता है, तो एक तरीके से कई चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। परंतु ये हमें ज़रूर सोचने की ज़रूरत है कि उस वक्त समाज को ये कैसा क्या दिखा, भले वो अमृतकाल या इंजीनियर राशिद के अंदर हो गया, कि उनके इतने अलगाववादी विचारों के बाद भी वहाँ की जनता ने, उस कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता ने उनको चुना। अच्छा, इसमें से बताना कौन सा ज़्यादा सही है? बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। दोनों रिफ्लेक्ट एक ही नैरेटिव को करते हैं। बताऊंगा कैसे। देखिए भाई, एक पहला सही क्या है, एक पहले नंबर पे क्या है? नहीं देखिए, एक है तो सेफ है, सबकी देश की दुनिया की रियलिटी है। और एक चीज़ आप देखो, आपके 2 हाथ हैं, आप बोलो लेफ्ट राइट अच्छा है, राइट हैंड अच्छा है, क्या आप बोलोगे? जब आप बैटिंग करोगे तो आप किस तरीके से करते हो बताओ? लॉजिकली बात करो, मैं आपसे बोल दूं। तो जब दोनों को कॉन्टेक्स्ट में देखिए, एक है तो सेफ है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस देश को विजन दिया है कि एकता जहां रहेगी, जैसे सरदार पटेल जी कहते थे, अगर एकता है तो हम हैं, समाज है। बांग्लादेश से लेकर कनाडा तक पर्टिकुलरली बांग्लादेश में जहां समाज एक नहीं हुआ, उनके खिलाफ अतिक्रमण हुआ। ऐतिहासिक रूप से मुगलों ने और ब्रिटिशर्स ने हम पे कब अतिक्रमण किया? जब हम आपस में ही लड़ना शुरू करें। तो क्यों अगर हम एकता में नहीं रहेंगे तो समाज तो बटेगा। समाज बटेगा तो इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी? समाज बटेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? समाज बटेगा तो सिक्योरिटी कैसे रहेगी? तो समाज की एकता तो अनिवार्य है। जब इस देश के अंदर एक प्रमुख विपक्षी दल सिर्फ जातियों की बात हिंदू समाज के अंदर करता है, वहीं जाति मुस्लिम और बाकी समाजों के अंदर भी, पर्टिकुलर मुस्लिम समाज में भी आती है, तो सवाल तो उठेगा ना कि कौन इस देश को बांटने का प्रयास कर रहा है। So, एक है तो सेफ है इज इक्विवेलेंट टू कटेंगे तो बटेंगे। नॉट इक्विवेलेंट टू कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे, sorry. the connotation of both is different. बटेंगे तो कटेंगे इज द रियलिटी। जी, अगर आप बटोगे तो आपके ऊपर अतिक्रमण होगा, जैसे मुगलों ने करा, ब्रिटिशर्स ने किया। तो इसीलिए एक रहो और सेफ रहो। तो अभी कौन करेगा आप पे अतिक्रमण? अभी जो है ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि इस देश में अलग अलग तरीके से अतिक्रमण होने का प्रयास हो रहा है। एक जो है वो है पॉलिटिकली, मतलब जब आप बात करते हो कि भाई जाति सिर्फ हिंदू धर्म के अंदर जो है होनी चाहिए, हम सब हिंदू हैं, ये मेरा मानना है और हमारा भी मानना है, ये हमारी एक सच्चाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो अगर हिंदू को एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ, तीसरी जाति को चौथी जाति से लड़ाओ, क्योंकि आपको पता है इस कांग्रेस पार्टी की आपको सिर्फ माइनॉरिटीज का मेजॉरिटी वोट मिलता है और आपको कभी भी इस बहुसंख्यक का मेजॉरिटी वोट नहीं मिलता, तो इनको जातियों में बांट दो। तभी कांग्रेस पार्टी कभी भी 24-22% से वोट शेयर से जीता करती है। अगर आप कांग्रेस का डेटा देखोगे 4 और 9 में, तो कांग्रेस कभी 30% की पार्टी भी नहीं हुई है। कांग्रेस 24-25-26% से मैक्स 27-28% का वोट मिलता था। क्यों? क्योंकि हिंदू समाज बढ़ जाता है। और फिर माइनॉरिटीज के अंदर भी इतनी कास्ट है, मुसलमानों भी इतनी कास्ट है, पर उसकी कास्ट की आप बात मत करो। तो ये होता है पॉलिटिकल डिवीजन, समाज को बांटना। मेजॉरिटी जब बटेगी तो ऑटोमेटिकली समाज बटेगा, क्योंकि मेजॉरिटी भी उस समाज के अंदर इक्वल स्टेक होल्डर है आर्टिकल 14 के हिसाब से। ये होता है पॉलिटिकली बांटना। दूसरा होता है इकोनॉमिकली बांटना, विच मीन्स कि आप किसी के अंदर ये मैसेज दो कि अरे ये जो अमीर है ये तुम्हारा हक छीन रहा है और ये जो गरीब है इससे छीन के तुमको दे दो। मैं उसकी बात नहीं कर रहा आपके कैमरा पर्सन की, मैं जनरल बता रहा हूं। तो जब एक व्यक्ति को आप दूसरे व्यक्ति से लड़वाओ, जैसे आप याद है बॉलीवुड की पिक्चरें हुआ करती थी, अरे साहूकार के पास इतना पैसा है, तुम जाके साहूकार से छीनो, तुम्हारा हक छीन रहा है। रादर देन सेइंग कि भाई और अवसर क्रिएट करो और स्टार्टअप्स बनाओ और रोजगार के अवसर क्रिएट करो, दैट इज पॉइंट नंबर 2। ये होता है इकोनॉमिकली एक दूसरे को दूसरे बांटना। दूसरा होता है सोशली और कल्चरली समाज को बांटना, कि समाज को ये विश्वास ही मत दिलाओ कि वो कौन है। जिस समाज ने अपनी हिस्ट्री भूल दी, अ ग्रेट सेइंग इज देयर, दोज नेशंस हु डू नॉट लर्न फ्रॉम द पास्ट नेवर क्रिएट अ ग्रेट फ्यूचर। तो हम कौन हैं, हमारे पूर्वज कौन थे, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी सिविलाइजेशन क्या है, अगर इसके बारे में लोगों को आप गुमराह करने का प्रयास करोगे, वो होता है कल्चरली लोगों को बांटना और गुमराह करना। क्योंकि हमारी आइडेंटिटी नहीं रहेगी तो हम कौन होंगे? हम अलग एक सभ्यता के लोग हैं, भारत जो है अलग है, तभी इतने सालों से चलता आ रहा है। तो इस तरीके से देश में मेरे हिसाब से कंसर्टेड प्रहार हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड में लॉट ऑफ पावर्स विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट इंडिया बीइंग द टॉप 3 इकोनॉमी। एंड इफ इंडिया नो लॉन्गर, अब आप देखो इंडिया वर्ल्ड टेबल पे एक लीडिंग पावर के रूप में बात कर रहा है। हम रशिया से भी ऑयल ले रहे हैं, यूएस से भी डिफेंस डील कर रहे हैं। हम किसी की कॉलोनी नहीं है और हमारा एक खुद का भारतीय वर्जन है जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आगे लेके जाते हैं। हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पॉइंट ऑफ व्यू बाकी लोगों से अफेक्ट हो सकता है पर इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ठीक है, दैट इज वेयर आई फील देयर इज अ ह्यूज, वी आर इन अ चर्न एज अ नेशन। तो आप ये बोल रहे हो कि जाति के आधार पर नहीं बांटना चाहिए, धर्म के आधार पर बांटेंगे तो चलेगा? किसी भी आधार पे बांटना नहीं चाहिए। तो
सेम आप पे है ना कि इल्ज़ाम कि आप धर्म के आधार पे बांट के कैसे? आप politics एग्जांपल करते दीजिए, हमने कब बांटा? हैं। आप हिंदुओं को एक करते हैं, बाकी माइनॉरिटीज़ को अलग करते हैं। नहीं, हिंदू को एक करना ये मतलब नहीं होता है बाकी माइनॉरिटीज को करना। एज अ मैटर ऑफ, हम पार्टी इन पावर है, एज अ मैटर ऑफ एक भी पॉलिसी आप बताइए जिसमें हमने हिंदू मुसलमान या जाति करी, एक भी पॉलिसी बताइए, नॉट इवन अ सिंगल पॉलिसी। तो एक सरकार की नियत जब गवर्नमेंट में होती है उसकी पॉलिसी से डिसाइड होती है। ये मैं समझता हूँ, ये सारे लोग भी समझते हैं, हम्म। बट आप मैसेजिंग जानबूझ के ऐसे करते हो। जैसे पॉलिसी क्या? तो आप इंक्लूसिव हमारी बना कौन रहे सी हो। बताइए पॉलिसी हिंदू मैं मुस्लिम पॉलिसी है? की बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं, पॉलिसी हमारी आप कौन सी मैसेजिंग हिंदू मुस्लिम है? नहीं, बताइए। आपकी पॉलिसी इंक्लूसिव होती है। कर आप सबके ले रहे हो, आयुष्मान कार्ड आप सबके लिए बना रहे हो, हाँ। अब बाकी चीजें, लोन भी आप सबका माफ कर मैं रहे हो। आपको बताऊं, धर्म की राजनीति बट जब क्या है? आप, यही तो स्मार्टनेस है ना बीजेपी की, कि कर वो सबके ले रही है, बट उसको भी पता है कि करो सबके लिए, लेकिन जब कम्युनिकेट करो तो वो एक ही। कैसे? आपका कौन सी हमारी मैसेजिंग में हिंदू मुस्लिम को बताइए, कौन से? चालू करूं मैं, लंबा हो जाएगा पॉडकास्ट। एक बताइए आप, मेरे कोई भी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हिंदू मुसलमान की बात की हो? क्या बात कर रहे हो यार? मैं सीरियसली पूछ रहा हूं, बताइए। एक भी ऑनरेबल हमारे नेता कौन है दुनिया के और हमारे देश के और हमारे लीडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? एक भी अगर आप बात बताइए। अरे भाई, अगर घुसपैठियों के खिलाफ बोल रहे हैं तो ये तो विपक्ष से आप सवाल पूछिए कि घुसपैठियों को सिर्फ एक धर्म से क्यों देख रहे हैं। मैं बताऊं आपको धर्म की राजनीति क्या होती है। धर्म की राजनीति होती है जब शाबानों का जजमेंट आता है तो आप ओवरटर्न करते हो क्योंकि आपको रेडिकलों के वोट चाहिए, क्योंकि आपको लगता है वो रेडिकल उस मुस्लिम कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। धर्म की राजनीति ये होती है कि आप मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करते हो। धर्म की राजनीति होती है कि जब सज्जाद नोमानी स्टेटमेंट देता है कि भाई मुसलमानों के रिजर्वेशन और वोट जिहाद वाली बातें होती है, उस पर आप चुप रहते हो, नाना पटोले वापस से पत्र लिखते हैं। इसीलिए समाज ने एक होके इन लोगों को रिस्पॉन्ड किया। मैं आपको बताऊं धर्म की राजनीति क्या होती है कि दूल्हे जैसी एक सीट के अंदर जहां पे 90% मुस्लिम सीट होती है, सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजन के हिसाब से वोट होता है। ये होता है धर्म की राजनीति। हम तो पार्टी इन पावर है, हमारे इंटेंट को आप हमारी पॉलिसी से देखिए। और हम घुसपैठियों के खिलाफ तो बोलेंगे ही बोलेंगे। आप चाहते हो कि इस देश के जो संसाधन है वो घुसपैठियों की तरफ चले जाए? बिल्कुल नहीं। हम चुनाव जीते हारे उसका ये मतलब नहीं कोई राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दा है, कोई राष्ट्र की चेतना का मुद्दा है, उस पर हम अपनी राय को नहीं रखेंगे। हम जब 2 सीट की पार्टी थे तब भी वही बात करते थे और आज 300+ सीट के एनडीए तब भी वही बात करते हैं। मैं चैलेंज करना चाहता हूं इस देश के अंदर किसी को भी आप बताइए ओपनली। हाँ, हम तुष्टीकरण के खिलाफ जरूर बोलेंगे। तुष्टीकरण के खिलाफ हम बोलेंगे क्योंकि संविधान की धारा आर्टिकल 14 कहती है इक्वालिटी फॉर ऑल, तो वो हम बोलेंगे। और कोई तुष्टीकरण करेगा तो हम पूछेंगे। हाँ, अगर कोई मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देगा तो दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बाबा साहब, और हम बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। एक बहुत ही पॉपुलर सेइंग है, वोट फॉर द मैन हु प्रॉमिसेस लीस्ट बिकॉज ही विल बी द लीस्ट डिसअपॉइंटिंग। तो आपको लगता है ऐसे कई बातें हैं जो आप लोगों ने प्रॉमिस किया लेकिन हुआ नहीं? स्पेशली पॉलिसीज़ की बात आती है, कोई इंपॉर्टेंट बिल आता है, वो पास होता है, फिर वो एक्ट बनता है, फिर अचानक से भीड़ सड़क पे आती है, फिर आप उसको वापस ले लेते हो, और वही सारी चीज़ें जो आपने प्रॉमिस की थी, ऑब्वियसली वही सारी चीज़ें कांग्रेस ने भी प्रॉमिस की थी, बट कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था, आज वो उसके खिलाफ है। आप ये बोल के तो बार बार उस अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। और इसी पॉडकास्ट पे मेरे कई सारे गेस्ट आए हैं, उनका एक मेजर कंप्लेंट है बीजेपी से, यही है कि बीजेपी अगर सही कर रही है तो वापस क्यों जाती है? फार्म बिल हो या आपका सीए हो। देखिए, फार्म बिल पे वापसी इज टू डू विद लार्जर, अगेन आई विल यूज द वर्ड नेशनल सिक्योरिटी, बिकॉज अगेन एज आई सेड कि उसके कुछ अलग दूसरे कारण हैं, और जो आप नेशनल सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स किसी को आप पॉलिसी बुलाएंगे वो आपको इसके बारे में बताएंगे। मेरा ये पूर्ण रूप से मानना है कि हमारे किसानों का भला जितना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, किसी और ने नहीं किया। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि हमारे विपक्षी दल जो है किसानों का राजनीतिक उपयोग करने का प्रयास करते तो हैं। वही For मैं पूछा, example, थोड़े टाइम पहले मैंने यही जी। पूछा कि आप कम्युनिकेट करने में वीक हो गया, नहीं, क्योंकि मेरे सेम से- चीज़ लोकसभा चुनाव से पहले भी हुई, जो आप लोग का आरोप था कि इतने पैसे मिलेंगे, आपके अकाउंट में इतना आएगा, फिर एक कोई फेक बाइट चल गई होम मिनिस्टर की, तो आप देखिए, लोग मैं बता नहीं पा रहे हो। लोकसभा के अंदर जो कांग्रेस ने एक फर्जी नैरेटिव फैलाने का प्रयास किया था कि संविधान जो है खतरे में पड़ जाएगा, उसको हमें जो है और बेहतरी से काउंटर करना चाहिए था, और जो हमने इंप्रूव करके हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर देखा है। तो हमारा विपक्षी दल कोई अल्टरनेट नहीं है, वो एक फेक न्यूज़ की फैक्ट्री है। सो उससे हम सीखें, हम एक दल हैं जो हमेशा सीखते हैं। बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितना गरीबों का भला किया, किसानों का भला किया, किसी और ने नहीं किया। MS स्वामीनाथन कमेटी की एक भी रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी ने नहीं इंप्लीमेंट करी थी। हमने 200 आउट ऑफ 200 में से 90% प्लस रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट किया। कर्नाटका में 1200 किसान सुसाइड कमिट कर रहे हैं, तेलंगाना के अंदर 50 ज़्यादा किसान सुसाइड कमिट कर रहे हैं, मंडी में हिमाचल प्रदेश के अंदर किसानों मंडी सेब के व्यापारियों को उनका दाम नहीं मिल पा रहा है। और इसीलिए अगर आप एग्जाम्पल देखें, हरियाणा में मेजॉरिटी फार्मर डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट हम जीते
जीते हैं, महाराष्ट्र में जितनी एग्रेरियल डिस्ट्रिक्ट से हम जीते हैं। तो ऐसा क्यों है कि इस बार जो देश ने बता दिया, देश ने बोला ये कांग्रेस पार्टी तो झूठ का एजेंडा है, हमने क्यों कम सीटें दी, हमने 240 प्लस के साथ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्ट्रांग गवर्नमेंट बनाई, पर हमको तो 350 देनी चाहिए थी। तो चलो सबक सिखाएंगे ऑपोजिशन को, और हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर देश की जनता ने किया। जितनी ग्रामीण डोमिनेटेड एरियाज हैं हम जीते हैं, जितनी दलित डोमिनेटेड एरियाज हैं हम जीते हैं, जितनी आदिवासी डोमिनेटेड एरियाज हैं इन दोनों राज्यों के अंदर हम जीते हैं। दिल्ली भी जीतेंगे आप? जी, दिल्ली जीतेंगे। दिल्ली में इस बार हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नंबर्स कितने सीट्स? देखिए अभी 2-2.5 महीने हैं चुनाव में, अभी कहना थोड़ा सा कठिन होगा। एक ऐसे प्रिडिक्ट करो ना आप, जिससे बाद में सेम आएगा तो फिर यहाँ बोलेंगे ना। नहीं, मैं एक और आप पूरा देश घूमे हो, कितनी बार घूमे हो, इतनी सारी जगह घूमे हो, आपको तो पता है। मैं 1 महीने बाद जरूर नंबर प्रिडिक्ट करूंगा, पर मैं जितना भी दिल्ली में, क्योंकि मेरे पास दायित्व भी है, जितना मैं ग्राउंड पे ट्रैवल कर रहा हूँ, इट विल नॉट बी इजी फॉर मिस्टर अरविंद केजरीवाल एंड आम आदमी पार्टी दिस टाइम। तो वो क्वेश्चन पे वापस आते हैं, जब आप कोई इंपॉर्टेंट कॉल लेते हो जो देश की भलाई के लिए, देश के एक बड़े तबके की भलाई के लिए, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे वो सीए वाला मुद्दा हो, भीड़ सड़क पे आती है, आप डर जाते हो, आप वापस ले लेते हो। तो डर की, देखिए एक चीज़ तो आप समझिए, डर की बात नहीं है, पर कई बार फॉर एग्जांपल आप सीए की बात लीजिए। सीए में देश में इतना झूठ फैलाने का प्रयास किया गया था कि भाई मुसलमानों की सिटीजनशिप जाएगी 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 जाएगी। हमने सीए लागू किया, एक भी मुसलमान की सिटीजनशिप असदुद्दीन ओवैसी बता दे गई, नहीं गई। हम एक पॉलिटिकल ओपोनेंट से सिर्फ डील नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसे ओपोनेंट से डील कर रहे हैं जो देश में एनार्की और कियोस फैलाना चाहता है। तो हाँ, हम ट्रेड बहुत केयरफुली करते हैं, क्योंकि हमने, अगर आप देखेंगे कि किसी भी स्थिति के अंदर हम नहीं चाहते कि समाज का एक वर्ग जो है वो दूसरे वर्ग के खिलाफ जो है उसमें हेट की भावना पैदा हो, एंड वी वांट टू टेक एवरीबॉडी अलोंग। इसीलिए एक है तो सेफ है करके चीज़ें। तो ऐसा मत सोचिए आप कि भाई हम जो है किसी के दबाव में आकर कोई एक्शन लेते हैं। पॉलिटिक्स में कई चीज़ ऑल्सो अबाउट रौनक जी टाइमिंग होती है, ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट चूजिंग द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन। Our intent of the honorable prime minister is absolutely nation first, and आप 10 लोगों से ट्रैवल करिए, आप पाएंगे कि हर व्यक्ति जो अपोनेंट भी होगा बोलेगा मोदी देश को तो आगे लेके जा रहा है। ठीक है, संभल की बात करते हैं। वहाँ की जामा मस्जिद में जो सर्वे की बात हुई, और फिर जो पूरा केस है पूरे देश को पता है। फिर एक याचिका अजमेर शरीफ को लेकर भी चल रही कि वहाँ भी शिव मंदिर था। ज्ञानवापी और मथुरा का केस पहले ही हमारे सामने है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोहन भागवत जी ने कहा था कि हमें और जगहों को लेकर ऐसे विवादों से बचना चाहिए। तो फिर ये संभल में जो हुआ, फिर उसके बाद ऐसे कई बातें होती हैं जहाँ पर ये कहा जाता है कि 3,000 नहीं 30,000 मंदिर हैं, 30,000 क्या 30 लाख होंगे तो वो भी वापस लेंगे। बीजेपी का इस पे स्टैंड क्या है? बीजेपी का स्टैंड इसमें सिंपल ये है कि ये कोर्ट में आपको एक 1997 का जजमेंट पास हुआ था सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच का, एल.आर. सिन्हा करके नाम है, जिन्होंने कहा था कि इस देश का संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर ये कहता है कि किसी को भी कोर्ट जाने का हक है। द बेसिक स्ट्रक्चर, मेरा फंडामेंटल राइट किसी भी व्यक्ति का, भले वो हिंदू हो मुसलमान हो, कि वो कोर्ट जा सकता है, ये है हक। तो अब अगर सईद कोर्ट जा सकता है तो मान लीजिए रौनक भी जा सकता है, रोहन भी जा सकता है, कोई भी कोर्ट जा सकता है। ये जो दोनों मामलों की आपने बात करी है, ये दोनों मामलों में ना भाजपा का कार्यकर्ता कोर्ट गया है, ना आरएसएस का व्यक्ति गया है, ना कोई सरकार का व्यक्ति गया है, कोई एक आम जनमानस समाज से गया है। आप समाज के मुंह पे ताला नहीं लगा सकते कि वो कोर्ट ना जाए। अब ये कोर्ट के विजडम में है कि वो उस पेटिशन पे क्या सुनवाई करता है। फॉर एग्जाम्पल 15 ऐसी पेटिशंस जा चुकी हैं जिसमें से 4 एक्सेप्ट हुई हैं, बाकी डिस्पोज ऑफ हो चुकी हैं। सर्वे करने का अधिकार या सर्वे ऑर्डर करने का कहीं पे भी अधिकार एक सिविल कोर्ट के पास है। सिविल कोर्ट को लगता है कि पेटिशन में मेरिट नहीं है तो वो नहीं ऑर्डर करेगा। ठीक है, तो ये बात बीजेपी सरकार इन सब की नहीं है। ये बात सिंपल ये है कि क्या हम इस देश में संविधान में विश्वास रखते हैं। अगर हम विश्वास रखते हैं तो किसी को भी कोर्ट जाने का अधिकार होना चाहिए। अगर असदुद्दीन ओवैसी जो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के जजमेंट के बाद भी ये कहें कि मेरी मस्जिद मेरे पास ही रही, मेरी मस्जिद मुझसे छीन ली गई, और कोई इस पे ये नहीं कहता कि असदुद्दीन ओवैसी हिंदू मुसलमान करें, तो उनका ऑफिशियल स्टैंड एज अ पार्टी। यहाँ तो भाजपा पार्टी नहीं है, तो एटलीस्ट किसी को जो कोर्ट जा रहा है वो कोर्ट जाए नहीं जाए तो उसका संज्ञान है, वो समाज की बात है, इसमें हम लोग कहीं आते ही नहीं है। तो आप कोर्ट जाने से आप किसी को नहीं रोक सकते, और आपको जज के विजडम पे कोई रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। यही वो जज का विजडम है जो एक सर्वे को कहता है, यही एक जज का विजडम है जो कहता है कि रिपोर्ट सबमिट करी जाए। पर कहीं भी ये नहीं कहा गया है सिविल कोर्ट के द्वारा कि सर्वे नहीं होना चाहिए। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ,
जो लोग इस वक्त की बात करते हैं वो इस बात पे क्यों चुप है कि वक्फ जो है इस देश का और दुनिया का सबसे बड़ा लैंड माफिया है, जो गरीबों की, किसानों की, दलितों की जमीन को छीन रहा है। यहां तो कोर्ट तक जाने का, सिविल कोर्ट जाने तक का अधिकार नहीं है। उसके अमेंडमेंट पे ये लोग क्यों नहीं वोट करते? कब आ रहा है उस पे अमेंडमेंट? आपको मैं ये लिख के दे देता हूं कि आने वाले समय के अंदर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास होकर ही रहेगा। इट विल हैपन। जैसे आर्टिकल 370 अबॉलिश हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट हुआ। क्योंकि ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं, रौनक जी, बात है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान के पूर्ण रूप से हम लागू करेंगे कि नहीं करेंगे। और आपको मैं आपके माध्यम से ओपन चैलेंज देता हूं, एक कॉन्स्टिट्यूशन में बता दीजिए जहां वक्फ की बात हो। कहीं नहीं लिखा है वक्फ की बात। आपको पता है 2013 के अंदर जो लार्जर कैरेक्टरिस्टिक थी वक्फ की, उसको ये चेंज कर दिया गया। पहले क्या होता था, वक्फ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट इन इवन इन इस्लामिक कंट्रीज, बट इवन दैट कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ, जो फर्स्ट वक्फ की जमीन दी गई थी वो 1800s के अंदर जामा मस्जिद को एक मौलाना सौजाद अली एक संबडी ने दी थी, एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं है। सो इट वाज अ ट्रांसफर बिटवीन टू इंडिविजुअल्स जो इस्लामिक फेथ में विश्वास रखते हैं, तो विच इज फाइन। अगर मान लीजिए कोई इस्लामिक फेथ में विश्वास रखता है, अगर उसको अपनी अपनी निजी जमीन किसी भी इस्लाम के कार्य के लिए देनी हो, दे सकता है। पर दिक्कत क्या है कि जब 1990s के अंदर, 2013 के अंदर ये एक्ट में अमेंडमेंट कांग्रेस पार्टी ने किया, उन्होंने बोला कि भाई अगर नॉन मुसलमान की भी जमीन के ऊपर वक्फ जो है वो अपना ओनरशिप स्टेक क्लेम कर सकता है, और जब उसने ओनरशिप स्टेक क्लेम कर दी तो आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, आपको वक्फ के पास ही जाना पड़ेगा। इस देश कानून, मुझे बताइए, क्या इस बार भारतीय न्याय संहिता से, कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा कि किसी रिलीजियस डॉक्ट्रिन से चलेगा? अगर कोई भी दूसरे धर्म के ऊपर, लैंड के ऊपर कोई भी ओनरशिप स्टेक क्लेम करता है तो वो सिविल कोर्ट जाएगा अपनी जमीन पे हक बात करने के लिए। यहां पे क्यों नहीं वो सिविल कोर्ट जा सकता है? हाउ कैन एन अफेक्टेड पार्टी इटसेल्फ बी द एडजुडिकेटर? नोवेयर इन द jurisprudence of this country can a affected party decide your own case. You cannot be the judge in your own case. That is exactly what वक्फ is doing. उन्होंने पार्लियामेंट बोला, वक्फ के और ये तुष्टिकरण के नेताओं के हिसाब से तो पार्लियामेंट भी इनका है, इनके हिसाब से तो सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी इनकी। अभी कुछ समय पहले 29 नवंबर को उन्होंने बोला 400 साल पुराना बनारस का कॉलेज भी इनका है। तो भाई ये देश सोवरेन है कि नहीं है? और सोवरेन है तो ये देश की सोवरेन प्रॉपर्टी तो हमारी रहेगी कि नहीं रहेगी? कल को ये आपका स्टूडियो भी बोल देंगे आपका है, फिर आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, आपको वक्फ के सामने जाना पड़ेगा। ये वैसे भी हमारा रेंट का है तो हाँ, तो रेंट के जो चीजें जाके आगे वाले के कर देंगे। ठीक है। अब कल जाके जब आप और स्टूडियो लेंगे तब भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। इसलिए मैं खरीद नहीं रहा हूँ। इसीलिए नहीं खरीदे ना आप। कर्नाटका में तो खरीदेगा भी मत, क्योंकि वहां पे प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके जमीन वापस करनी पड़ेगी, जैसे किसानों ने वापस करी थी, किसानों को वापस मिली थी। बताइए, किसान जो है, और ये बात हिंदू मुस्लिम की नहीं, केरला के अंदर क्रिश्चियंस का लैंड ले लिया गया। So it's not about Hindu Muslim. If you believe in the Constitution of India, you have to support the Waqf Amendment Act, क्योंकि गरीब मुसलमानों तक की प्ली है भाई। सही बात, ठीक है। बांग्लादेश पे आते हैं। वहाँ हिंदुओं के बारे में जी जितनी खबरें आ रही हैं वो यहाँ पे हर एक हिंदू को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है। और एक कॉमन सवाल यही पूछा जा रहा है कि इतना बड़ा इकोनॉमिक पावर है भारत, मिलिट्री पावर है इतना बड़ा, प्लस अभी जो सरकार है वो हिंदुओं के हित की बात करती है, तो बगल में एक पिद्दी सा देश है, एक्शन लेके उसको सॉल्व करे प्रॉब्लम। मेरे हिसाब से डिप्लोमेसी इतनी इजी नहीं है, पर मैं आपको ये चीज़ आश्वस्त करता हूँ कि आप सरकार के दृढ़ संकल्प पे क्वेश्चन मत करिए, क्योंकि जब भी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई भी बड़ा कदम लेना होता है सरकार लेती है। बात करें बांग्लादेश की, मुझे लगता है कि दुनिया में अगर किसी ने ग्लोबल ओपिनियन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे रिलीजियस परसिक्यूशन और अत्याचार पे अगर बनाई हो, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाई है। मोदी जी ने जब उन्होंने शपथ ली थी, उन्होंने बोला था कि आप रिलीजियसली टारगेटेड हिंदूज के बारे में हो रहे अटैक पर आप ध्यान दीजिए और इसको रोकिए। डोनाल्ड ट्रंप हैड टू फॉलो दैट एज द प्रेसिडेंट इलेक्ट। तो आज ग्लोबल कंसेंसस बना है कि व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश अगेंस्ट द हिंदूज इज रॉन्ग। नाउ व्हाट डू वी डू एज अ नेशन? आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी. I think experts of foreign policy and maybe the MEA is definitely looking at it in a very very minute and close manner. Particularly जो ISKCON के आचार्य चिन्मय दास जी के साथ में हुआ, it is absolutely unfortunate तो छोड़िए, it is beyond condemnation. और इसीलिए वहाँ पे लोकतांत्रिक मूल्य जो है वो ठंडे बस्ते में है। तो हम एज ए नेशन क्या करें? मुझे लगता है इस पर बहुत गहरा चिंतन हो रहा है और इसमें बहुत सीरियस चिंतन हो रहा है, और कुछ कदम हम आने वाले समय में, ऐसा लोग कहते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि मुझे प्राइम मिनिस्टर पे पूरा विश्वास है कि जो नेता अकेले पूरा ग्लोबल ओपिनियन बना सकता है बांग्लादेश में हो रहे रिलीजियस परसिक्यूटेड हिंदूज के खिलाफ, वो नेता कुछ भी कर सकता है। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जो 1414 बार गाजा के ऊपर ट्वीट करते हैं, उनके मुंह से हिंदू तक शब्द नहीं निकला।
सवाल उठता है क्यों? क्योंकि ये रियल होती है रिलीजन की राजनीति रौनक जी, कि जब वायनाड के अंदर आप जाते हो वोट मांगने, जहाँ पे 35% आपका वोट बैंक का पॉलिटिक्स होता है, उसके घबराहट में आप गाजा पे 25 ट्वीट करते हो, पर हिंदू शब्द एज माइनॉरिटी वहां पे जो है वो नहीं निकलता है। क्यों? जो माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं, जब हिंदूज माइनॉरिटी के अंदर होते हैं चुप है। और आज उन सबको देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सीए यही था कि जो रिलीजियसली परसिक्यूटेड देश के अंदर रह रहे हैं उनको सिटीजनशिप दी जाए। इन लोगों ने विरोध किया, क्यों? क्योंकि इनके जहन के अंदर भारत विरोध और हिंदू विरोध है। बट आपने क्योंकि बात करी कि गहरा चिंतन हो रहा है, कुछ तो एक्शन होगा और बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत सुधरेगी, ये आपने उम्मीद है, ठीक है। बट मैं आपको ये एक्सेप्ट करूँ, वट एवर इज पॉसिबल द गवर्नमेंट विल डू। तो वैसे ही चीज़ गवर्नमेंट ने कनाडा और पाकिस्तान में भी किया क्या? जो पाकिस्तान में तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। नहीं, उसके बाद जो पाकिस्तान में कोई अज्ञात आदमी लोगों को चुन चुन के ठोक रहा है और कनाडा में ठोक रहा है, सो गवर्नमेंट की एजेंसीज क्या लॉरेंस बिश्नोई और उसकी टीम के साथ मिलके ये कर रही है क्या? एब्सोल्युटली नॉट, दीज आर ऑल मैटर ऑफ स्पेकुलेशंस। ठीक है। पर हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जो भी भारत के खिलाफ दुनिया के किसी भी कोने में साजिश रच रहा है और वो सोच रहा है कि वो सेफ है, वो बिल्कुल सेफ नहीं है। एक है तो सेफ है, उन पर नहीं लागू होता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बीजेपी में अंदर भी बहुत पॉलिटिक्स है। एक नेता दूसरे को पसंद नहीं करता, एक दूसरा मुख्यमंत्री बदलता है तो वो पूरी टीम पीछे की बदल देता है। इंटरनल राइवलरी है? ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग होती है यार, कार्यकर्ता के क्या रूप बात में। कर रहे हो नहीं, प्रदीप? आपको ऐसा देखिए, 2 लोग के घर में भी होती है यार, फाइट है। नहीं देखिए, हेल्दी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स तो हर जगह है, पर हम सब अल्टीमेटली देश को आगे ले जाने में और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास को आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध है। नहीं, क्योंकि इसके लिए लोग ये भी कह रहे हैं कि 240 जब आप लोग आए ना, तो उस टाइम पे आरएसएस कई जगहों पर आपके साथ नहीं था। फिर जब आपने उससे सीख लिया तो आपने महाराष्ट्र और हरियाणा में उन्होंने आपको मदद किया, बूथ लेवल पे उन्होंने हेल्प किया, तब जाके आप यहाँ पर कुछ कर पाए। आरएसएस और भाजपा का रिलेशन वैसे ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद एक संघ के कार्यकर्ता रह चुके हैं। नहीं, वो जी ठीक है, और है। आरएसएस और भाजपा का रिलेशन वैसे ही जैसे एक बॉडी और सोल का रिलेशन होता है। तो ऐसा नहीं है आप बोल रहे हो? कभी भी नहीं था, ना है, ना कभी रहेगा। सो प्रवक्ता बन के कैसा लग रहा है? अभी कितना टाइम हो गया आपको? 2-3 महीने हो गए? नहीं, ज़्यादा टाइम हो गया। अच्छा, सैलरी मिलती है क्या स्पोक्स पर्सन को? सैलरी पॉलिटिशियंस इज नॉट नहीं, फिर आप प्रवक्ता हो एक पार्टी की, पार्टी आपको कुछ तो सैलरी देती है? नहीं, पॉलिटिक्स कोई भी पार्टी नहीं देती प्रवक्ता को सैलरी? मेरे को बाकी पार्टीज का नहीं पता, पर हमारी पार्टी जो है वो सैलरी कमाने का जरिया नहीं, वो सेवा करने का माध्यम है। और हम सब हाथ जोड़कर जनता के सामने सेवा करते हैं और सेवा के माध्यम के जरिए अपने कार्य को करते हैं। सो पार्टी स्पोक्स पर्सन को पैसे नहीं मिलते, बाकी का पता नहीं। आप नाम है कार्यकर्ता। अच्छा, कार्य करना हमारा दायित्व है। ट्रेनिंग होती है आप लोग की, प्रवक्ता लोगों की? बिल्कुल। सो कैसे ट्रेनिंग होती है? हम लोग की ट्रेनिंग होती है, जो दिन भर के नैरेटिव होते हैं, उस पर पार्टी का क्या स्टैंड होता है, हमारे सीनियर सब बताते हैं, चिंतन होता है, सबके व्यू पॉइंट्स लिए जाते हैं। फिर टेस्ट भी होता है क्या? रिटर्न टेस्ट तो नहीं होता। हाँ नहीं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट कितना स्ट्रांग है, आप किस मैटर पे आप बोल सकते हो। मेरा ये कहना है, हमारे जितने भी सब प्रवक्ता हैं, सब जो हैं अल्टीमेटली, जो हमारे मीडिया हेड है, हु इज अ फैंटास्टिक गाय, इज देयर, मतलब ब्रिलियंट मीडिया हेड, मतलब उनकी जो समझ है, जो इश्यूज के रिस्पेक्ट में, इट इज मतलब बहुत बारीकी से, वेरी कूल पर्सन, एक्सट्रीमली ग्राउंडेड। और हम लोग सब भाग्यशाली हैं कि हम उनकी लीडरशिप के अंदर, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, देखिए मेरे लिए जो सबसे बड़ा है कि मैं एक ऐसी पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ जिसका विचार जब 2 सीट थी वही और आज भी वही, और एक ऐसे नेता का छोटे से कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ जो देश को आगे लेके गए और आगे लेके जाएंगे, विच इज़ द थिंग। तो हम सब का अल्टीमेटली पार्टी लाइन वही डिसाइड, हम लोग बैठते हैं, अपना विचार रखते हैं, और फिर हमारे जो हेड होते हैं उसमें निर्णय लेते हैं, और हम लोग जो भी पार्टी के हित में होता है, प्राइम मिनिस्टर के हित में होता है, उसको हम फॉलो करते हैं। सो कौन सा स्पोक्स पर्सन किस डिबेट में जाएगा, ये ऊपर से आता है ऑर्डर? ऊपर मतलब जो हमारी टीम होती है वो डिसाइड करती है। टीम जो होती है वो डिसाइड करती है। और एक स्पोक्स पर्सन दिन में कितनी टीवी पे जा सकता है डिबेट? ऐसा कुछ वो नहीं है। अगर कोई मान लीजिए कुछ ऐसा इशू है जिसपे ऊपर किसी एक स्पोक्स पर्सन को ज़्यादा जाना है तो उसको ज़्यादा मौका मिलता है, किसी एक पे होता है कि किसी दूसरे को ज़्यादा होता है, तो ये डिपेंड करता है, पर मौका जो है हम लोग को सबको मिलता है अपने। तो आपस में कभी ऐसा होता है क्या कि आप दूसरे अपने फ्रेंड को बोलते हो यार यहाँ तू चला जा, मैं नहीं जा सकता यहाँ पे? ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, पर लोग अपनी अवेलेबिलिटी देते हैं, ठीक और है। उस हिसाब से जो है पार्टी का हित होता है वो सबसे ऊपर सर्वोपरि होता है। ठीक है। सबसे बेस्ट बात ये कि हम सबके विचारों को सुना जाता है, और जो हमारे पार्टी के मीडिया इंचार्ज हैं
वो फिर डिसीजन लेते हैं, मीडिया इंचार्ज और को कौन है इंचार्ज। पार्टी के मीडिया? अनिल बलूनी जी जो हैं, अच्छा, और को इंचार्ज संजय मयूख जी हैं। तो अनिल बलूनी जी फिर उसका निर्णय लेते हैं, विच इज़ द थिंग। और सबसे उनकी खासियत यही है कि एक्सट्रीमली कूल कंपोज्ड पर्सन, जो सबकी बात सुन के और बहुत ग्राउंडेड तरीके से नैरेटिव की बहुत माइन्यूट पकड़ उनमें है। अर्नब गोस्वामी के साथ कैसा है आपका बातचीत है? बहुत अच्छा है मेरा ये चीज़ें देर करके। आप उनकी डिबेट पे जाते हो? अभी मैं अर्नब की डिबेट पे जो है पार्टी जब असाइन करेगी तो आई विल डेफिनेटली गो। तो कैसा इक्वेशन आपका और अर्नब गोस्वामी का? हमेशा से ही अच्छा रहा है हमारा equation। अभी भी अच्छा है, बात होती है आप लोग? हाँ, जब कुछ रेलिवेंट मुद्दा होता है, कोई चीज़ होती है तो वी आर डेफिनेटली इन टच। सो वो आपको नॉर्मली बुलाते हैं, प्रदीप, लिसन प्रदीप, हाउ आर यू, अभी व्हाई आरंट यू आंसरिंग? वेल नॉर्मल ऐसे कुछ नहीं, जो जैसे जो पहले रिश्ता था वही रिश्ता है मेरा। रौनक जी, मेरे लाइफ का एक रूल रहता है कि जिसके साथ मेरा रिश्ता अच्छा रहता है, आत्मीय रहता है, जैसा होता है, मैं किसी लाइफ की जर्नी के हिसाब से कभी चेंज नहीं होता। कयामत से कयामत तक करते हो ना आप? मतलब वो पिक्चर आई थी जो थोड़ी सी चली नहीं थी शायद से, चले, आपने अच्छी चली थी। नहीं, कोई गाना भी तो था, कोई कयामत हूँ कयामत है करके कोई चीज़ टाइम थी। मिलता है आप लोग को पिक्चर देखने का? कितना बिजी रहता है एक स्पोक्स पर्सन का लाइफ? ऐसी पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट हाउ बिजी यू वांट टू मेक योरसेल्फ। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता कि डंडा मार के चीज़ करो। जो ज़्यादा कार्य करता है उसको ज़्यादा कार्य मिलता है, जो कम करता है उसको कम मिलता है। सब अपनी स्वेच्छा से, कोई बंदिश से कुछ नहीं है। आप इतनी आप में पैशन है तो आपने देश का नंबर 1 पॉडकास्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं आप, तो फिर आपकी एक खुद की सेल्फ ड्रिवन, यू हैव टू बी सेल्फ ड्रिवन इन लाइफ, दैट इज़ व्हाट आई फील। सो नंबर 1 का पता नहीं, टीम ने बोला फास्टेस्ट ग्रोइंग है, हो जाएगा नंबर 1 आपका। जो फास्टेस्ट नंबर्स का क्या है? जो फास्टेस्ट ग्रोइंग, देखिए अल्टीमेटली व्यक्ति जब रात को अपने बेड पे रहे तो उसको ये ज़रूर होना चाहिए उसने कुछ अच्छा अपने दिन में कंट्रीब्यूट किया है। यू शुड गिव योर बेस्ट 100% एवरी डे कैन नॉट बी द सेम, बट येस यू शुड हैव द इंटेंट शुड बी करेक्ट इज ऑलवेज व्हाट आई बिलीव। यू शुड बी ए गुड पर्सन फ्रॉम योर सोल। आपका एस्पिरेशन क्या है? मेरा एस्पिरेशन यही है कि मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकर्ता के रूप में जहाँ जहाँ वो जो दायित्व दें, जो पार्टी दायित्व दें, उसमें सच्चाई के साथ कार्य करूँ। अब असली एस्पिरेशन बताइए। यही मेरा असली एस्पिरेशन है, कोई और एस्पिरेशन नहीं। मैं सिंपल व्यक्ति, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, मेरे को तो बताओ प्रदीप भाई। मैं आपको सच बता रहा हूँ करके, मैं 0 एक्सपेक्टेशन और 100% कमिटमेंट के साथ में चाहता हूँ। नहीं तो आप अपना इम्पैक्ट बढ़ाना चाहते हो? हर व्यक्ति ये चाहेगा कि जैसे जैसे वो और मेहनत करे, उस और जगह वो अपना इम्पैक्ट और कंट्रीब्यूशन करे। ज़रूर मैं ये चाहता हूँ कि हमेशा मैं 15-16 घंटे, 17-18 घंटे जो है मैं कार्य करते रहूँ, कंट्रीब्यूट पार्टी को, पीएम को करते रहूँ। हाँ, मैं खाली कभी नहीं बैठ सकता। परफेक्ट है, ये मेरा, आपने कहा ना, ये मेरा चीज़ है। ठीक है। क्विक रैपिड फायर विद प्रदीप भंडारी। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे बड़ी ताकत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप और हमारा संगठन। कमजोरी? हम लोग बहुत सच्ची पार्टी हैं। तो जब अपोजिशन फेक न्यूज़ फैलाता है तो हम जो होता है, हम कभी फेक न्यूज़ नहीं फैलाते, हम सच्चाई में विश्वास रखते हैं। तो वी आर ऑनेस्ट एट आवर कोर। समटाइम्स व्हेन यू हैव एन इविल ओपोनेंट दैट टर्न्स आउट टू बी अ स्मॉल वीकनेस। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर में आपको मोदी जी, अमित शाह और योगी जी नहीं बोलना है, बाकी आप कोई और आंसर देना, किसी और का नाम। आपका फेवरेट बीजेपी का नेता? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अरे जी हमारे यार, नेता हैं, और वही हमारे लीडर हैं, वही हमारे सब कुछ है। ठीक है। आपका फेवरेट प्रवक्ता कौन है? हाँ, आपकी पार्टी को या किसी और पार्टी का भी? देखिए आई हैव ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड बाय लेट अरुण जेटली जी। मैं जब डिबेट्स करता था, मॉक यूएन्स, मॉक पार्लियामेंट्स करता था, और जब हम प्रिपेयर करते थे, मतलब मैं देश भर में ट्रैवल किया हूँ, डिबेट्स करा हूँ, अब्रॉड भी गया हुआ हूँ, तो हम लोग जेटली जी की स्पीचेस को बहुत ज़्यादा सुनते थे। और मैं अपना कोई समकालीन कभी कोई नहीं बोलता, ऐसा क्यों है? किसी को भी पूछो, किसी भी जैसे किसी क्रिकेटर को पूछो कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, वो हमेशा कंटेम्प्रेरी का नाम नहीं लेगा, वो कोई पुराने का नाम लेगा। फिर ये मैं आपको बताऊं, कह रहा हूँ ना जी, कि ह्यूमन स्वभाव है कि जब आप किसी को देख के बड़े होते हो तो दैट इज हाउ इट हैपेंस। इस वक्त जो टीवी पे आ रहे हैं जितने सब बहुत अच्छे हैं। हाँ, सब में एक ना एक खूबी है। पॉलिटिशियन बन गए यार आप। कौन सा नारा ज्यादा प्रभावी है, अच्छे दिन या सबका साथ सबका विकास? दोनों नारे अपने अपने समय के लिए सही थे। 14 के लिए अच्छे दिन था क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी के लिए दैट इज द नारा। सबका साथ वाज बिकॉज यू आर इन गवर्नमेंट। तो हर नारे की यूटिलिटी जो होती है वो उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होती है, और टाइमिंग के हिसाब से। टाइमिंग के साथ। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट टाइमिंग एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है। अगर आप विपक्ष में होते तो बीजेपी का सबसे बड़ी आलोचना का मुद्दा क्या होता आपके पास?
वैसे ऑनेस्टली बताऊं, हम लोग अभी सोच ही नहीं रहे हैं कि हम विपक्ष में, क्योंकि पहले हमको कहा जाता था हम पार्टी इन नहीं 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 ऑपोजिशन है, आप पर हम पार्टी हमने वो सबकॉन्शियस से भी हटा दिया है, क्योंकि नहीं जब आप आपने विपक्ष में होते मैंने बीजेपी। मैंने बहुत स्पिरिचुअली चीज़ को भी पढ़ा है कि जब आप सबकॉन्शियस से उसी चीज़ को आप इमेजिन करें जहाँ आप ऐसा रहना चाहते हैं, तो आप उसी तरफ में रहते हैं। ठीक है। तो आप ये कहें कि हमारे ओपोनेंट की कौन सी चीज़ों से हम सतर्क रहते हैं, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ, पर मैं सबकॉन्शियसली हमेशा सोचता हूँ कि दिस वी हैव टू बी इन गवर्नेंस एज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से फॉर द इयर्स टू कम। एक ऐसी चीज जो आप कांग्रेस से सीखना चाहेंगे? कि आप कंप्लीटली फेल भी हो जाए तब भी ऐसे चौड़ में घूमो कि भाई तुम राजा हो। फॉर एग्जाम्पल, राहुल गांधी 2024 इलेक्शन में फेल हो गए थे। अब कोई बच्चा 20 नंबर लेके आए वो भी फेल है, जो बच्चा 26 नंबर लेके आए तब भी वो फेल ही होता है। हम 99 नंबर 100 में से 99 नंबर लेके आते हैं, हम 90 नंबर लेके आए तब भी हमने टॉप किया, पर सब लोगों ने ऐसे परसेप्शन बना दिया कि क्या स्थिति चीज थी करके। तो दैट इज समथिंग विच आई बिलीव वी ठीक है। शुड लुक एट शास्त्रों में इसे फटे तो फटे पावर न घटे कहा गया है। इट। ठीक है। क्या बीजेपी काशी और मथुरा के लिए संघर्ष करेगी? लॉन्ग टर्म विजन में तो हमारे हमेशा ही रहे। पत्रकार प्रदीप भंडारी और प्रवक्ता प्रदीप भंडारी में क्या अंतर है? पत्रकार प्रदीप भंडारी बहुत इम्पेशेंट था। प्रवक्ता प्रदीप भंडारी काफ़ी पेशेंट है, और प्रवक्ताशिप आपको ये सिखाती है कि आपको क्या नहीं बोलना होता है, पत्रकारिता आपको ये सिखाती है कि हम ज़्यादा बोलो। दिल्ली इलेक्शन की कितनी तैयारी है आप लोग की? इस बार मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पार्टी इज कम्प्लीटली रेडी एंड यू विल सी अ वेरी वेरी गुड फाइट फ्रॉम आवरसेल्फ इन दिल्ली। एंड दिस टाइम पीपल ऑफ दिल्ली, हम माध्यम है, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को इसके झूठ को इस बार हराना चाहती है और एक विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी को देख रही है। दो कारणों से, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक भारतीय जनता पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के विजन के हिसाब से 2,000-1,500 रुपये महिलाओं के खाते में डाले हैं। दिल्ली की महिलाओं की बारी है। बुजुर्गों का देश भर के अंदर फ्री इलाज हो रहा है, दिल्ली के बुजुर्गों की बारी है। और अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के 40 करोड़ के भ्रष्टाचार से जिन्होंने जनता के पैसे को लूटकर जो शीश महल बनाए, वो जनता वापस चाहती है। तो आज आम आदमी, आप कहीं भी दिल्ली में घूमिए, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने कोई काम नहीं किया है, और उनके खिलाफ सॉलिड एंटी इनकम्बेंसी जैसे शीला दीक्षित जी के समय में हुआ करती थी, शीला दीक्षित जी की कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी का कौन सा नेता है जो आपको लगता है बेटर है? ऑब्वियसली आप किसी को नहीं बेटर कोई नहीं उनमें, बाकी कोई नेता तो है ही, सिर्फ अरविंद केजरीवाल के नाम पे ही वोट मांगते हैं वो लोग। क्यों? मनीष सिसोदिया भी एक्टिव हैं। कहाँ है? अरविंद केजरीवाल ही उनको नेता नहीं मानते। अगर नेता मान रहे होते तो अरविंद केजरीवाल जी आतिशी के बजाय मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री बनाते। बट उन पे भी इनसिक्योरिटीज है। आरोप का चीज क्या, ऐसे करके इनसिक्योरिटीज है और क्या है। और उनको महिलाओं के ऊपर विश्वास नहीं, इसीलिए आतिशी को टेम्पररी मुख्यमंत्री बनाए। और अरविंद केजरीवाल जी तो वादा करते थे मैं सेंट्रो कार में घूमूंगा, मैं बच्चे की सर की कसम खा के कहता हूँ कि कभी वीआईपी गाड़ी नहीं लूँगा। पंजाब में इतनी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी होती है, तब कुछ चीज़ मतलब लेके घूमते हैं, जब भी चुनाव आता है अरविंद केजरीवाल जी अपने ऊपर अटैक करा देते हैं। ऐसा क्यों भाई? 2013, 14, 19 ये फिर भी दिल्ली ने 2 बार प्रदीप भाई उनको बहुत अच्छे से जिताया है। हाँ, असेंबली इलेक्शंस में मैं मानता हूँ कि उनको जिताया है, पर उसके बाहर कभी मूव नहीं कर पाए। और लोकसभा के अंदर वापस से उनका जो वोट शेयर जो 50% आता है, वो 36, 35, 37, 35 पे आके रह जाता है। और एक और आपको डेटा पॉइंट दूंगा, 15 से 20 में हमारा 4.5-5% का वोट शेयर का ग्रोथ हुआ। अगर यही हमारा 20 से 24 में होगा तो हम सरकार बनाएंगे। ऐसे ही लोग कहते थे कि भाई उड़ीसा के अंदर बीजेडी को कभी नहीं हरा सकते, हम जीते। ऐसे ही लोग कहते थे भूपेश बघेल इनविंसिबल है छत्तीसगढ़ में, हम जीते। तो मुझे विश्वास है कि इस बार भी दिल्ली के अंदर ये फाइट भाजपा बनाम केजरीवाल की नहीं है, ये फाइट दिल्ली की जनता बनाम आम आदमी पार्टी है, जहां भाजपा तो दिल्ली की सेम जनता आपको असेंबली इलेक्शन में वोट नहीं देती है और लोकसभा चुनाव में देती है, कैसे, क्या होता है इसमें? वो जनता जो होती है अलग अलग चुनावों में अलग अलग मुद्दों के हिसाब से करती है। जरूर हम नहीं जीते हैं तो जरूर हमारी कुछ ना कुछ कमी रही होगी जिसको हमको इम्प्रूव करने की जरूरत है। जैसे एक आध कमी क्या रही होगी? देखिए, मेरे हिसाब से दिल्ली के जो भाग्य होता है वो जो लोअर मिडिल क्लास और अर्बन पुअर है वो डिसाइड करते हैं। मुझे लगता है कि इस बार हम लोग अपना मैसेजिंग जो है उस तबके तक हम लोग बहुत बखूबी से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम का फेस होना भी जरूरी है पहले से, या? देखिए, ये तो पार्टी का ऐसा कोई गारंटी नहीं है। उड़ीसा के अंदर हमारे पास कोई फेस नहीं था, तब भी जाके हम लोग ने एक तरफा जीते। लोग कहते थे नवीन पटनायक जी के सामने कौन फेस है भाजपा का, बट वी वन विद कंप्लीट एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एक तरफा मेजोरिटी। छत्तीसगढ़ के अंदर भी ऐसे ही हुआ। पॉइंट ये कि जब जनता निर्णय कर लेती है कि उसको एक सरकार बदलनी है, तो फिर जनता हमको एक विकल्प के रूप में देख रही है ज़मीन पर। जब हमको विकल्प के रूप में देख रही है तो कमल ही हमारा निशान है। पार्टी अगर किसी फेस को करती है तो वो पार्टी की फेस हमारा चीज़ होगा। तो दैट इज अ कॉल दैट द लीडरशिप विल टेक विद टाइम। बट व्हाट आई कैन टेल यू फ्रॉम द ग्राउंड इज, रौनक भाई, कि आपको मैं चैलेंज देता हूँ,
आप संगम विहार चले जाइए एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ से 20, और संगम विहार में आम आदमी पार्टी के 2013 में जीत दर्ज कराई थी, 15 में कराई थी, 20 में कराई थी। और आप वहाँ देख लीजिए कि उन्होंने MCD आम आदमी पार्टी के पास में कूड़ा पड़ा हुआ है, बुरे हालत है, नालियाँ गंदी पड़ी हुई है, पानी का टैंकर माफिया चल रहा है। तो आज दिल्ली की जनता देख चुकी है कि आम आदमी पार्टी का जो काम है वो काम जो है जमीन पर नहीं चल रहा है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अरे भाजपा आएगी तो फ्री चले जाएगा, ये आ जाएगा। उनको पता है कि अगर भाजपा आ जाएगी तो जितना वो सुविधा दिल्ली की जनता को दे रहे हैं उससे ज्यादा सुविधा दिल्ली की जनता को मिलने वाली है, उससे बेहतर सुविधा मिल रही है, उससे ज्यादा पैसे उनके अकाउंट में आएंगे। इसीलिए वो भ्रम फैला रहे हैं, और इसीलिए वो अपने गवर्नेंस के नाम पर तो एक चीज नहीं कह रहे, वो दिल्ली की दूसरी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। वो अपनी गवर्नेंस और अपना रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूं 10 साल का उनका रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं दे रहे हो? उस पर तो कोई, आप चेक कर लीजिए, जब से पदयात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, एक भी बार उन्होंने अपने गवर्नेंस के बारे में बात करी? एक भी बार उन्होंने बोला कि मैंने 10 साल में ये प्रॉमिस किया था, इतने मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, इतने बनाए? कुछ नहीं बोल पा रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता है जब वो अपनी गवर्नेंस के नाम पे बात करेंगे तो दिल्ली की जनता के सामने उनका झूठ एक्सपोज हो जाएगा। चलिए देखते हैं, चुनाव आने वाला है, अनाउंसमेंट कब हो जाएगी? जनवरी फरवरी? मुझे लगता है जनवरी में अनाउंस हो जाना चाहिए चुनाव, क्योंकि जिस हिसाब से इसका अल्टीमेटली तो इलेक्शन कमीशन विल टेक दैट कॉल, बट जितनी समझ मेरी कहती है कि उसका कार्यकाल जो है असेंबली का खत्म होने के पहले अनाउंस कब होगा, आइडियली समवेयर इन जनवरी इट शुड बी अनाउंस, अल्टीमेटली द कॉल विल बी टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन। चलिए, थैंक यू वेरी मच प्रदीप भाई, बहुत सारी Thank बातें you. करी, बहुत सारी और भी हैं आगे के पॉडकास्ट के लिए हम लोग रखते हैं। सो क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी से बात खत्म हुई है तो बहुत क्रांतिकारी पॉडकास्ट था ये। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और कौन से सब्जेक्ट पे आपको लगता है कि हमको प्रदीप भंडारी से आगे भी डिस्कस करना चाहिए। सो प्लीज़ इसको शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द रौनक पॉडकास्ट। जय हिंद। थैंक यू।